चलो। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व इज़ा तजअल हज़नन व शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मॉड्यूल नंबर 3 कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने मॉड्यूल 1 एंड 2 किए थे, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी और उसके कुछ एक्सेस वगैरह हमने देखे थे। आज जो एक एक्टिव डायरेक्टरी की एक सर्विस है विद इन एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी कंपोजिट है डिफरेंट मल्टीपल सर्विसेज का, ठीक है, उसमें एमएफए, कंडीशनल एक्सेस वगैरह। तो उसके अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। एक्चुअली अजूर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन जो है इट्सेल्फ एक सर्विस है जो आप इनेबल नहीं करते, ठीक है, आपको वो माइक्रोसॉफ्ट देता है। लेकिन उसको प्योर अगर आपको किसी को डिफाइन करना है कि यार, क्योंकि कुछ चीजें बाद में जाके ना थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं कि यार हमने एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी हमें समझ में आ जाता है, उसमें हमारे यूजर बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, एप्लीकेशन के कुछ सेगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है, एमएफए क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, कंडीशनल एक्सेस क्या है, एक्सेस रिव्यूज क्या है, मतलब क्या ये एक ही चीज के मल्टीपल नाम है, ये क्या एक ही काम करते हैं सारे या मुख्तलिफ इसके वो है? ये अगर आपको समझ में आ जाए इस क्लास से तो आई थिंक आपने आमने वसूल कर ली क्लास, ठीक है। ये मेन चीज है कि अजूर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और एक्टिव डायरेक्टरी का आपस में क्या लिंक, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी एक कंटेनर है जिसमें क्या होता है, आपके यूजर्स बनते हैं, यूजर्स ऑथेंटिकेट होते हैं, यूजर्स ऑथराइज होते हैं। ऑथेंटिकेट करने का हमने फैक्टर पढ़ लिए कि किस तरह वो ऑथेंटिकेट करता है। ऑथराइजेशन में वो कैसे ऑथराइज करता है वो भी हमने तो उसका थोड़ा सा एक जायजा ले लिया, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, और बहुत उस पर इंपॉर्टेंस इम्फेसाइज है क्योंकि ये हम इसके बहुत इम्प्लीकेशन है आगे फ्यूचर में कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है क्या, करती क्या है, और एक्टिव डायरेक्टरी से उसका क्या लिंक है। नंबर 1, तो जैसे अभी इजाज ने बताया एक सरसरी उसमें कि भाई आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ही करती है, गुड। एक एक तरीका है, मुझे मैंने एक जगह पढ़ा था, आइंस्टाइन का कोटेशन थी कि अगर आप एक चीज 5 साल के बच्चे को हाइपोथेटिकली समझा सकें तो उसके समझ में आ जाए, इसका मतलब है कि आपको समझ में आता है। इसलिए मैं बाज दफा इस चीज पे बहुत इन्फेसाइज करता हूँ कि हमारी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत क्रिस्प हो, हमें पता हो कि क्या होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो आपकी शनाख्त है उसकी उसको प्रोटेक्ट करना। अब शनाख्त का क्या मतलब हो, यहाँ पे शनाख्त का मतलब होता है तीन तीन चीजें। नंबर 1, एक जो यूजर है, जब वो आपका, जैसे मैंने सब आप सबका अकाउंट बनाया था, ठीक है, शहजाद भाई का भी बनाया, आसिम भाई का भी बनाया, नवीर इजाज सबका बनाया हुआ। अब आपके पास एक्सेस आ चुका है, अब आप मेरे पोर्टल पे एक्सेस करोगे, मेरा जो इन्वायरमेंट मैंने आपको दिया वो दिया है। अब मुझे कैसे पता कि अकबर जब एक्सेस कर रहा है वो वाकई अकबर है या कोई और है? ये प्रोटेक्शन मैंने तो एक एक आपको ईमेल एड्रेस पे इनवाइट भेज दी कि आप इस इनवाइट पे चले जाएं, अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट कर लें, और आपको मैंने ये एक्सेस दे दिया। ये किया ना मैंने, और तो कुछ नहीं किया इसके अलावा। लेकिन ये मैं कैसे कंफर्टेबल हो सकूं कि यार मेरा क्लाउड का इन्वायरमेंट जब यूज हो रहा होगा और अकबर यूज कर रहा होगा तो वाकईतन वो अकबर है या कोई और है। और दूसरी चीज ये कि अकबर कैसे सोचेगा कि ये जो मेरा एक्सेस है ये मैं ही इस्तेमाल करूंगा या मेरे अलावा कोई लोग दूसरे भी हैक कर लेंगे, समझ आ गई, और प्रिटेंड करेंगे कि वो अकबर के नाम से लॉग इन कर रहे हैं। इस चीज की प्रोटेक्शन, सिर्फ इस चीज की प्रोटेक्शन को कहते हैं अजूर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, आज की क्लास में हमने 4 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। नंबर 2, कॉन्फ़िगर एमएफए। एमएफए इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसके लिए? यूजर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए और एप्लीकेशन। तो हम पहले आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, फिर एमएफए पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कंडीशनल एक्सेस। ये कंडीशनल एक्सेस क्या पॉलिसीज होती हैं, इसका एमएफए से कैसे काम करता है, और ये आइडेंटिटी से प्रोटेक्ट करता है। चौथी चीज एक्सेस रिव्यू। तो ये 4 चीज पढ़ेंगे।
और इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी कि आज मेरे पास मेरा मार्कर नहीं है, तो हो सकता है आपको बहुत वो थियोरेटिकल फील हो कि मैं डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बना सकता, ऊपर से एक उंगली भी इंजर्ड है। तो इंशाल्लाह, वरना मैं इसकी बाद में डायग्राम बना के आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। ओके, कंटिन्यू। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन is a tool that allows organization to accomplish 3 tasks। अब ये कह रहा है कि 3 टास्क होते हैं कि वो automate and detection, investigation and risk detection data from third party। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है ये कि फर्ज करो अगर मैं एक दायरा बनाऊं और उस दायरा का नाम मैं लिखता हूं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, उस माइक्रोसॉफ्ट के से एक लाइन खींच के मैं एक और दायरा बनाता हूं और उस दायरा का नाम लिखता हूं मैं एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, और उस माइक्रोसॉफ्ट से मैं एक और लाइन खींच के एक और दायरा बनाता हूं और मैं कहता हूं ये है अजोर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हो क्या रहा है? अजोर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक सर्विस है, जैसे एक SaaS सर्विस है। आप कुछ नहीं कर रहे, आपने उसको बस साइन अप करना है उस सर्विस के लिए, ठीक है, वो सर्विस आपको मिल गई। अब वो सर्विस क्या कर रही है? वो सर्विस दुनिया भर से डिफरेंट सिग्नल से, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एनालाइजेस 6.5 ट्रिलियन सिग्नल्स पर डे टू आइडेंटिफाई द प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम थ्रेट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन दिन में 6.5 ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है और देखता है कि इसमें थ्रेट्स हैं। जैसे मैंने दिन पहली क्लास में आपको बताया कि बाद दफ़ा जो हमारे लीक हो जाते हैं क्रेडेंशियल्स और फिर हमें ईमेल आ जाता है कि भाई मिस्टर अहमद जमाल के नाम से एक क्रेडेंशियल लीक हो गया है, तो आप अपने यूजर पासवर्ड को रिसाइकिल कर लें। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस दुनिया में कहाँ से हैकिंग हो रही है, उनके क्या आईपीज हैं, उनकी क्या ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, कौन सी डिवाइस है। फॉर एग्जांपल एक अभी रिसेंटली अपाची पे वो आया, नवेद को पता होगा उसका नाम, क्या नाम था? बॉबजे था, क्या था? log24, ठीक है। एक वर्नेबिलिटी लॉग जे, हाँ, मतलब एक वर्नेबिलिटी आई है इस दुनिया में रिसेंटली, अभी ये 3 हफ्ते की पहले की कहानी है। बहुत बड़ा इम्पैक्टिंग कि एक बहुत बड़ा लूप होल एक्सप्लॉइट कर लिया हैकर्स ने अपाची वेब सर्वर्स में, जहाँ पे जावा प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है। अब उसकी इम्प्लीकेशन ये थी कि अगर किसी के पास ये एप्लीकेशन चल रही है तो पोटेंशियल रिस्क है कि कोई बंदा बाहर से उसको एक्सेस करके उसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। अब ये एक डेटा आया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है कि अगर फॉर एग्जांपल दुनिया मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेरे कस्टमर्स हैं वो अपने डेटा सेंटर्स में ये सर्विसेज चला रहे हैं और अगर मेरे पास एक्सेस आ रहा है उन्हीं सर्वर से, तो क्या मैं अलाउ करूं या नहीं करूं? हो सकता है कहने को तो आसिम भाई के नाम से एक्सेस हो रहा हो, लेकिन हो सकता है कोई वायरस हो, मेलवेयर हो, एक्सेट्रा। तो मतलब कहने का मकसद ये माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में ग्लोबली इस सर्विस को डिप्लॉय करके वो एनालाइज करता है। वो इस एनालिसिस की एक जो फीडबैक होती है वो देता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सर्विस को, आईडीपी को। एक इंजन है आईडीपी, एक मशीन लर्निंग, एक एआई इंजन है, वो उसको देता है कि आज दुनिया में ये 10,000 आईपी ब्लैकलिस्ट हो गए हैं, ये डिवाइसेस इनके ये पैचेस ब्लैकलिस्ट हो गए हैं, ये कंट्रीज की ये लोकेशन रिस्की हैं, सो एंड सो फोर्थ। ये सारा डेटा वो देते हैं अजोर आईडीपी को, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को। ओके, अब आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या करती है? वो ये चेक करती है कि मेरे इन्वायरमेंट में जो मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी अगेंस्ट दिस, ठीक है। अब इसकी 3 सर्विसेज हैं मेन। नंबर 1 एमएफए तो पहली लेवल का आपका होता है एक्सेस कि भाई अगर आप किसी को आपको माइक्रोसॉफ्ट की या अजोर की या क्लाउड की या ऑफिस 365 की कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करनी है तो आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि 3 चीजें, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड तो हमेशा होता है, लेकिन एमएफए डिस्क्राइब करता है मॉडल
कि नंबर 1 समथिंग यू नो, एक वो चीज जो आपको पता हो। इंसान को क्या पता होती है? उसको उसका नाम पता होता है, उसको उसका एड्रेस पता होता है, उसको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होता है। सेकंड एमएफए बेस करता है समथिंग यू हैव। अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हमारा मोबाइल होता है, उस मोबाइल पे हमारे पास कोई कोड भेज सकता है, हमारे पास हम कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे पास एसएमएस आ सकता है, हमारे पास कोई जो बैंकिंग में जो की फॉब आजकल हमें देते हैं, ये कि आप उससे इंक्रिप्शन की क्या वो क्या वो कर सकें, आरएसए टोकन का वो होता है। एंड समथिंग समथिंग दैट यू हैव विथ यू, मतलब आपके बायोमेट्रिक, मेरे जैसे आपके आईफोन है, वो आप अपने रेटिना से भी उसको अनब्लॉक कर लेते हो, आप उसके अंदर पिन भी डाल के कर सकते हो, आप अपने फिंगर एक्सप्रेशन से भी उसको अनलॉक कर लेते हो। ठीक है, तो फर्ज करो जब मैं मोबाइल बैंकिंग कर रहा होता हूँ, मैं अपने मोबाइल से अपने बैंक में लॉग इन होता हूँ और मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा होता हूँ, तो वो कहता है कि आप अपने आप को वेरीफाई करें। अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं, मैं अपनी पिन डाल के वेरीफाई कर सकता हूँ, या मैं रेटिना से कर सकता हूँ, या मैं अपने थंब इंप्रेशन से कर सकता हूँ, जो भी मैंने उसके साथ रजिस्टर करवाया हुआ है। तो ये है 3 लेवल्स जो एमएफए जिस पे काम करता है, और एमएफए को हम आगे चलके देखेंगे। तो ये तो फर्स्ट लेवल ऑफ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है कि जो बंदा आ रहा है उसके पास हमने एक इजाफी उसको एक लगा दिया है कि भाई आप ये चेक कर लें कि यूजर नेम एंड पासवर्ड के अलावा भी आपके पास कोई तरीका है अपने आप को बताने, अप्रूव करवाने का कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। तो एमएफए तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो होता है वो होता है यूजर। यूजर का जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है वो है लीक्ड क्रेडेंशियल्स। मेरा एक जीमेल है, मेरा हॉटमेल अकाउंट है, मेरा नेटफ्लिक्स अकाउंट है, मेरा यूजर नेम पासवर्ड है। अगर मैं ये यूजर नेम एंड पासवर्ड लीक हो जाए या किसी को पता चल जाए और कोई आउट कर दे, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो बंदा लॉगिन कर रहा है नेटफ्लिक्स पे, और सॉरी ये मेरी ऑफिस 365 के सर्वर पे, ये वाकई अहमद है या अकबर प्रिटेंड कर रहा है अहमद बन के लॉगिन करने के लिए। तो ये है दूसरी लेवल जिसका नाम है आपका यूजर। तीसरी है साइन इन। साइन इन में मल्टीपल कैटेगरीज है। नंबर 1 आईपी एड्रेस, एनोनिमस आईपी एड्रेस। जैसे मैं डेली अपने बैंकिंग में लॉग इन करता हूँ, तो उन्हें पता है कि यार जो मेरा आईपी एड्रेस है वो प्रीटी मच मलेशिया का है, क्योंकि मैं मलेशिया से लॉग इन हो रहा हूँ। और उन्हें पता है कि इवन मलेशिया में भी इस रीजन से लॉग इन होता है। कल मैं फ्लाइट लेके यूके आता हूँ और यूके से मैं अपने लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, यकीन करो मेरे पास एकदम मैसेज आ जाता है मेरे पास कि somebody from other region is trying to access, is it you, confirm। कि उनको ये लगता है कि यार यहाँ पे अगर 2 चीज बदल गई, एक मेरा आईपी बदला और दूसरी मेरी लोकेशन बदल गई। लेकिन अगर आपका आईपी भी ऐसा है कि जैसे आप अभी मैंने लॉग इन हुआ हूँ 5 मिनट पहले, मेरा आईपी एक पब्लिक आईपी आ रहा है और उस आईपी को जब लोकेट करते हो एक लोकेशन पे, तो मेरे घर के इलाके में, और 10 मिनट बाद मैं मलेशिया के उस कोने से लॉगिन करता हूँ जो मैं ट्रेवल भी नहीं कर सकता। मतलब 10 मिनट के अंदर आप नहीं कर सकते कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे पहुंच गए। तो वहां पे वो सस्पिशियस हो जाएगा, ये सर्विस है, वो कहेगा यार ये क्या हुआ, तो उसको वेरीफाई कराओ कि भाई वाकई यही बंदा है या कोई और। दूसरी चीज ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ बैठा था, मैं पाकिस्तान चला गया, मैं इंडिया चला गया, वहां से लॉगिन कर रहा हूँ, तो वो कहेगा सिस्टम क्या नहीं, देयर इज अ थ्रेट, ये कैसे हो रहा है। और ये आई डोंट नो आप लोगों के साथ हुआ है, बाज़ दफा मेरी मैं जीमेल पे मेरे पास बहुत ज्यादा ईमेल आते हैं, क्योंकि मैं कभी वीपीएन लगा के घर से अपना जीमेल एक्सेस कर रहा होता हूँ। अभी मैं जीमेल एक्सेस कर रहा हूँ ना, मेरे पास वीपीएन नहीं लगा हुआ, तो जीमेल वालों को नजर आ रहा होता है कि अहमद अहमद जमाल जी के से वो मलेशिया से एक्सेस कर रहा है। थोड़ी देर मैं क्योंकि मुझे कुछ प्रोग्राम देखने होते हैं यूके के, मैं वीपीएन लगाता हूँ, फिर मुझे याद नहीं होता कि वीपीएन चल रहा है और मैं जीमेल लगा लेता हूँ। मैं जैसे ही जीमेल लगाता हूँ ना, मेरे पास एकदम अलर्ट आ जाता है कि somebody from UK is trying to access Gmail, is it you। अब वो सोचते हैं कि यार 10 मिनट पहले बंदा मलेशिया में बैठा होता, अब 10 मिनट के बाद ये यूके कैसे पहुंच गया, मेरी ज्योग्राफी बदल गई। तो ये खाली जीमेल नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट भी ये करता है, एक्टिव डायरेक्टरी भी ये करती है, जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के नीचे, कि वो आपके ज्योग्राफी को भी मॉनिटर करते हैं
कि आप कहाँ से लास्ट टाइम लॉगिन हुए थे और अब कहाँ से लॉगिन हो रहे हैं। तीसरी कि जिस डिवाइस से मैं लॉगिन हो रहा हूँ वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, ठीक है, उसमें वो ये देख, अब जाहिर सी बात है इसकी बहुत डिटेल पॉलिसीज होती हैं। आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मैंने देखा है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो आपको लॉगिन नहीं करने देगा। जैसे मेरे लैपटॉप पे कैस्परस्की हुआ है, किसी के नवेद के शायद नॉर्टन हुआ होगा, इजाज के बाद मैकेफे होगा। लेकिन अगर मैंने अजूर पे ये पॉलिसी लगा दी आज कि मेरे इन्वायरमेंट पे इस पे कोई भी वो बंदा लॉगिन नहीं हो सकता जिसके पास कैस्पी के अलावा कोई भी एंटीवायरस है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यकीन करो आप नहीं कर सकते। और ये कौन करती है? कॉर्पोरेशन करती है। क्योंकि कॉर्पोरेशन इसलिए करती हैं क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर वो मैनेज करते हैं इंट्यून्स के थ्रू। तो वो कहते हैं हमारा लैपटॉप, हमारा सॉफ्टवेयर वो अपडेटेड होगा और हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा लेवल। चौथा कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन में आता है। खास तौर पे, सॉरी यहाँ पे एक बात बोलूं, खास तौर पे जब जरूर कर रही होती है जब आपका ईमेल आईडी वगैरह एक्सेस कर रहा होता ना आप ईमेल किसी दूसरी मशीन से, जहाँ पे जो कंप्लाइंट नहीं होती हाँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से, तो वो फिर आपको लॉगिन नहीं करने देती, क्योंकि यू नेवर नो कि उस मशीन या उस पीसी पे क्या चीज है, एंड यू कैन सेंड दैट फाइल, कोई फाइल आप भेज दो यस उनके डोमेन पे। यस। तो ये चीजें आपको मतलब वो यानी कि आपको वो लेवल बता रहा है कि पहली चीज उसने आईपी एड्रेस चेक करी, दूसरी उसने ज्योग्राफी चेक करी, तीसरी चीज उसने ये किया कि डिवाइस इन्फेक्टेड तो नहीं है। चौथा वो करता है कि फर्ज करो मैंने एक दफा लॉगिन किया, नहीं हुआ सब, पासवर्ड, हाँ। तो पासवर्ड आगे पीछे हो गया। मैंने कहा यार, मैं बाद में इंसान भूल जाता है ना, जनरली भूल जाता है। मैंने दोबारा टाइप किया, नहीं चला, तीसरी दफा किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि वो मुझे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट, डिपेंड करता है कितनी देर की पॉलिसी थी। बस दफा तो वो कहते हैं फोन करो हमें, ठीक है, लेकिन वो कंडीशनली उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर वो 10 मिनट बाद मुझे करेंगे। इसको हम कहते हैं पासवर्ड स्प्रे। कि आप डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करके लॉगिन कर रहे हो, तो वो आपको कुछ देर के बाद, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद वो आपको कहेगा नहीं सॉरी, अब आप नहीं कर सकते। भले आपको पासवर्ड याद भी आ गया, वो कहता है नहीं, आप 10 मिनट के लिए ब्लॉक हो या आधे घंटे के लिए ब्लॉक हो, या वो कहेगा आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को वेरीफाई करो, सो इन सब। मतलब ये दूसरी ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरफेस लेवल पे तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बंदा कहे कि यार मैं चांद पे सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से मैं लॉगिन हो रहा हूँ, जो ऑर्बिट के दूर है। अच्छा, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो कहीं पे, तो वो चेक करता है कि यार ये जो आईपी है ये ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आईएसपीज वगैरह इस चीज को बहुत क्रिटिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये ब्लैक लिस्ट हो जाए, जहाँ से उनको भी कोई हैकिंग, टेरर या इस तरह की कोई भी चीज वाबस्ता हो तो उसको ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं, परमानेंटली या टेम्पररी जो भी है। वो ये चेक करता है, वो ये चेक करता है कि भाई ये लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कहीं से नहीं आ रहा। बाज़ दफा वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटीट्यूड पे चेक करता है कि आपकी उस कोऑर्डिनेट के ऊपर तो कोई तशवीश नहीं हो रही। मतलब बहुत डिटेल लेवल पे डिफरेंट चीज है। तो मैंने, सॉरी मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए शायद आप लोगों को फॉलो करना मुश्किल होगा, तो मैं अभी तक 4 बातें कर रहा हूँ। नंबर 1 की आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, नंबर 1 एमएफए, दूसरी यूजर में सिर्फ एक कैटेगरी है, लीक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, यूजर और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब यूजर साइन इन कर रहा होता है तो फिर ये 5-6 चीजें चेक होती हैं, जिसमें चेक होता है कि आईपी एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका डिवाइस क्या है, डिवाइस का सॉफ्टवेयर क्या है, उसने नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स नहीं किए। यह है कस्टम पॉलिसी, यह है डिफॉल्ट पॉलिसी। चौथी चीज आपके पास ऑप्शन है कि आप कहें कि नहीं, मैं अपनी पॉलिसीज खुद बनाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए मैं बोलूंगा कि नहीं उसमें ये हो, उसमें ये हो, उसमें ये ना हो, ये आपकी मर्जी है। तो अभी तक हमने पढ़ा है, अगर आप लोग फॉलो कर सकें तो वो ये बता रहा है, ठीक है। और वो इस चीज को बता रहा है कि पहली पॉलिसी है मल्टी फैक्टर, ठीक है। दूसरी पॉलिसी है यूजर, जिसमें यूजर में क्या होता है, आपका क्रेडेंशियल्स लीक होते हैं। और तीसरी सर्विस क्या है, साइन साइन इन, जिसमें आप साइन इन करते हैं, और साइन इन के अंदर ये 5-6 चीजें आ जाती हैं। चौथी कस्टम ये पॉलिसी। फिर बोलो।
या वो तुमने जो पहली बताई थी ना मल्टी फैक्टर के अंदर, हम्म। मल्टी फैक्टर में तुमने दो चीजें और बताई, एक तो समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, एंड व्हाट्स द अदर वन, तीसरी क्या चीज थी? समथिंग यू है, हमने ये इसमें पढ़ा था सीसीएनपी में, समथिंग यू हाँ है, मैं वही तो ध्यान में नहीं आ रहा। समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर। समथिंग यू आर के अंदर क्या चीज होती है, किस चीज को देखते हैं, बायोमेट्रिक, डिवाइस को? बायोमेट्रिक जो नहीं नहीं आप नहीं हैं, नहीं, मेरी आंखें एमएस मेरी हैं। एमएफए के अंदर तीन चीज है ना, यूजर पासवर्ड है, उसमें यूजर पासवर्ड इज समथिंग यू नो, यस, मोबाइल फोन आ जाता है तो समथिंग यू हैव विच इज करेक्ट। सेकंड पार्ट ऑफ दैट, एंड देन व्हाट इज द थर्ड Something you वन? can do, नहीं नहीं, what you can do, Something you inherit. authorization. यस, सब बोल ले तू, सब इसको प्रॉपर बताओ ना, प्रॉपर बताओ ना। बायोमेट्रिक ना। तो भाई आप कौन है, आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं? सो समथिंग यू आर समथिंग यू आर ना, Something you are. है। समथिंग यू आर, ओके 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 ठीक है। समथिंग यू आर जिसमें बायोमेट्रिक आता है, आपका रेटिना, आपकी स्पीच, आपका थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीजें। क्या आप कर के सकते हैं, ऐसे वो नहीं आता। नहीं नहीं, समथिंग यू नो, ये इस तरह का आता है ना, क्या चीज? थर्ड वर्ड। नहीं, एमएफए मल्टी फैक्टर, मतलब मल्टी फैक्टर का मतलब है कि एक चीज के तीन शाखाएं हैं, कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड पे, ठीक है। दूसरी, यूजर नेम एंड पासवर्ड तो पूछ ही रहा है, इसके अलावा वो आपको कोई कोड भेजता है, वो आपको कोई एसएमएस भेजता है, कोई लिंक भेजता है, जो जो भी कर रहा है वो, ठीक है, वो है। तीसरी चीज ये कि वो कहता है कि नहीं, आप अपनी थंब इम्प्रेशन से अपने आप को वेरीफाई करें, अपनी रेटिना स्कैन से करें, मतलब ये तो एप्लीकेशन के ऊपर है ना, कि आपकी एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड है या नहीं। अब यहाँ पे तो किसी के पास कोई एप्लीकेशन नहीं है कि वो मैं यहाँ से अपने थंब इम्प्रेशन करूँ और वो ऑल द वे माइक्रोसॉफ्ट के पास जाके वैलिडेट हो। अगर मैं एप्लीकेशन डिजाइन कर लूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट को तो कोई मसला नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट तो कर सकता है उसको, ठीक है। तो ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। ओके। चौथी चीज उन्होंने यहाँ पे नहीं बताई हुई, आगे चल के बताई है, वो है कस्टम पॉलिसीज। कस्टम पॉलिसी ये तो देखिए, ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट देता है, लेकिन अगर आप इससे खुश नहीं है या आप इनको मिक्स करके कुछ बनाना चाहते हैं तो आप कस्टम पॉलिसी में बना सकते हो, ओके। एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, identity protection can help organization to roll out Azure multi-factor authentication using conditional access, okay। now दो चीजें आपस में बहुत मिली जुली आती हैं, एक आता है एमएफए और एक आता है कंडीशनल एक्सेस। इजाज़त, कंडीशनल एक्सेस क्या है? कंडीशनल एक्सेस के अंदर ये कह सकते हैं कि आप जो है वो आप कहाँ से लॉगिन हो रहे हैं, आप कौन सी मशीन यूज करके लॉगिन हो रहे हैं, आप विंडोज 10 विंडोज से लॉगिन हो रहे हैं, विंडोज 7 से हो रहे हैं या लिनक्स से हो रहे हैं, ये कंडीशंस हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो है किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं था, आप किसी स्पेसिफिक सिस्टम से ही लॉगिन हो सकते हैं, आईपी एड्रेस उसमें आ जाता है, आप किसी स्पेसिफिक नेटवर्क से लॉगिन हो सकते हैं, इसके अलावा लॉगिन हो सकते हैं, ये सब कंडीशनल एक्सेस के अंदर आता है। तो फिर सवाल मेरा ये है, तो एमएफए और कंडीशनल एक्सेस में फर्क क्या है? एमएफए, ना 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 ना, आसिम भाई, अच्छा आसिम भाई, जी कंडीशनल एक्सेस और एमएफए में फिर क्या क्या लिंक है आपस में, क्या फर्क है? एमएफए में तो होता है कि आपकी सिर्फ दो तरह की आइडेंटिफिकेशन, जैसे मल्टी चेक करते हैं आपको कि आप वाकई ही हैं, ठीक है। कि उसमें तो वही है ना कि आपको मसलन के फिंगरप्रिंट से या सब चीज़ों से चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका आईपी, उसमें आपका जो आपकी जो डिवाइस है वो चेक करना, ठीक है, वो तो नहीं एमएफए में चेक होती, ठीक है। कंडीशनल एक्सेस में कंडीशन लगा सकते हैं कि आप ये इस चीज़ से आप लॉगिन हो सकते हैं, आप ये आपके पास हो, क्या कहते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल हो इसके अंदर, या इस तरह के, उसको कहते हैं सर कंडीशन। मुझे तो लेकिन आपकी बात समझ में आ गई। अगर शहजाद भाई ने कहा, शहजाद भाई अगर आपको आसिम भाई की बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ, मुझे समझ में आ गई है, ठीक है, जो जो आसिम भाई कह रहे हैं, लेकिन शहजाद भाई को आई समझ में? एक चीज़ आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, शहजाद भाई, अगर आपका टाइम गुजर गया, अब शहजाद भाई का टाइम है। उनको कहा था मैं। शहजाद भाई, जी अमित भाई। समझ में आई हाँ या ना? जी समझ में आई तो हमें। गुड, बचा लिया उन्होंने आपको। अब बताएं आपको क्या नहीं समझ में आई? वाकई ही समझ आई।
तो क्या समझ में आई? मैं बताऊं भाई कुछ? नहीं सर, बोलने नहीं समझ, अच्छा जात भाई बोले नहीं समझ में आई। अच्छा उन्होंने बोला नहीं समझ में आई। आसिम भाई शिदात भाई क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आई? जी, नहीं क्या नहीं बात है? मैंने कहा समझ आ गई है। चलो देखो यार जाज भाई जो नहीं, अगर समझ में आई है तो फिर अहमद ने बोला ना सभी आप बताएं कि क्या क्या समझ में आई। तो मैं बता देता हूँ ना, कोई मसला नहीं, ऐसी कौन सी बात है। जी बादशाह अहमद चलो तो भाई, सही ना आगे। कंडी जी जी अहमद भाई, कंडीशनल एक्सेस जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी एक्सेस जिसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं अपने किसी भी लिहाज से। मसलन आप तो कहते हैं भाईजान जी ये तो मुझे समझ मुझे में आ उस रही टाइम है, इसमें एक्सेस, एक चीज मिसिंग हो रही है। दो दो ब्लॉक्स आपस में जुड़ नहीं रहे। जो उन्होंने कंडीशनल एक्सेस का बताया वो मुझे समझ में आ गया है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। हाँ जी हाँ जी जो रब्त जी नहीं बन पा रहा वो एक चीज मिसिंग है। अकबर तला मल्टी फैक्टर। जी दिस कॉज है और एमएफए इफेक्ट है। बताइए। डिफाइन करना आगे चलो ना। मतलब कंडीशनल एक्सेस आप किसी चीज पे लगाते हो तो वो एक फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप उसके बेसिस पे एमएफए होता है। जैसे कंडीशनल एक्सेस लगा दे, एक पर्टिकुलर वीपीएन नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस मिलेगा। अगर एक पर्टिकुलर नेट आईपी एड्रेस है उसी से एक्सेस होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरे आईपी से आ रहा है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा उस पर, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा। 50% सही है और 50% सही है। नवेद भाई हाँ, मैं भी असल में यही कहना चाह रहा था कि आप कंडीशंस डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि इवन दो कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड भी डाल दिया है, इवन दो कि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी पास कर लिया है, लेकिन हो सकता है जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस डिफाइन की हुई है एज अ कंपनी पॉलिसी, जो कि फुलफिल करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं ओनली अलाउ हूँ यूके से एक्सेस कर सकता हूँ मैं अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन क्या हुआ, मैंने अपना लैपटॉप उठाया और लेके पहुंच गया मैं हॉलीडेज पे अफ्रीका। अब मैं वहां से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूजर मेरे पास मोबाइल भी है, मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी पास कर लेता हूँ, यूजर आईडी भी पासवर्ड कर रहा हूँ, इवन दो कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं ही अपना अकाउंट एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंपनी की जो कंडीशंस है लॉगिन करने की, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है? मुझे यूके के या कंपनी के आईपी एड्रेस से लॉगिन होना है। ये एक जैसे कि कंडीशन है। हो सकता है और भी दूसरी कंडीशंस हो जो कि मुझे फुलफिल करनी हो, कि मुझे कंपनी के ही लैपटॉप से उसके अपने मैक एड्रेस से ही जो है वो लॉगिन करना है, मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से नहीं कर सकता। सो ठीक है। दीज आर डिफरेंट कंडीशंस जिसको मुझे फुलफिल करना है एज वेल एज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये कंडीशन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि भाई मैं भले से मैं ही बंदा हूँ, जेन्युइन बंदा हूँ, पासवर्ड भी पता है, ऑथेंटिकेशन भी पता है, लेकिन क्या है कि वो कंपनी की पॉलिसी को मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ जो कंपनी ने लॉगिन करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए डिफाइन की हुई है। सो तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल पॉलिसीज, आप कंडीशनल एक्सेस। 75% सही पे पहुंच गए। ठीक है सर, आप भी एक पप्पी ले लें। थैंक यू वेरी मच सर। जो मैं चाह रहा हूँ आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि आप सब ने आसिम भाई ने और तलहा ने, मेरा ख्याल है तलहा ही था, अकबर था, सॉरी मैं देख नहीं सका, और नवेद, जो आप लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन दो चीजों को मिक्स कर रहे थे। देखो मल्टी फैक्टर ये इस तरह चलता है, सिंपल। आप कंडीशन बनाते हो यूजर एक्सेस, ठीक है, पहला इफ एल्स, अगर यूजर अहमद है और वो मलेशिया से आ रहा है तो तीन 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 आपके पास है, अलाउ कर दो, ब्लॉक कर दो, या एमएफए पे ले जाओ। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आती है कि कंडीशनल एक्सेस और एमएफए का जो लिंक है वो ये है कि कंडीशनल एक्सेस कहता है कि मैं क्या उसको अलाउ करूं, ब्लॉक करूं, या मैं उसको एमएफए पे भेजूं। ये मैं चाहता हूं बहुत क्लैरिटी हो सबके जहन में
कि MFA कहाँ बैठता है और कंडीशनल एक्सेस कहाँ पे, क्योंकि हम हाँ, ये मुझे क्लियर करनी है मतलब चीज, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप पहले यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, फिर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अपने MFA के ऊपर आके अपने आप को ना- ऑथेंटिकेट करते हैं, ना- थर्ड लेयर के ऊपर आप वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। मैं ये समझता था, नहीं, लेकिन exactly. तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है कि यूजर आईडी इवन के पासवर्ड डालने के बावजूद भी मुझे वो कंडीशंस फुलफिल करनी है, उसके बाद MFA के ऊपर आऊंगा। हाँ, अगर Is this a thing? कंडीशन है ना, जैसे जैसे तुम्हारे पास लॉगिन का पेज आया, आपने यार डाला वो जो भी तो बोल सकते हैं ना कि कंडीशनल एक्सेस के अंदर MFA आता है, यूं है। वही कह तो रहा हूँ ना, पहले कंडीशनल, हाँ आपने एक्सेस किया, आपने तो सिर्फ अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, जैसे ही साइन इन का बटन दबाया, अब 3 चीजें हो सकती हैं आपके पास, या तो वो आपको अलाउ कर देगा, या वो आपको कहेगा नहीं सॉरी ये सर्विस आपके लिए नहीं है, या वो आपको MFA के लिए ले जाएगा। और प्रीटी मच हम लोग ये देखते हैं हमारे लॉगिन्स में कि वो कहता है अच्छा 1 टाइम पासवर्ड दो। वो कब आता है? यूजर नेम पासवर्ड के डालने के बाद आता है ना, ये जब आपने वेबसाइट लॉगिन की थी उस वक्त ही आ गया था आपके पास। लेकिन ये जो चीजें हैं जो MFA के फिर अंडर ही आती हैं, कि उसका IP चेक करना, उसका रीजन चेक करना, ये उसके अगर कंडीशनल के अंदर आता है MFA, MFA में ना IP चेक होता है, जी MFA में ना ही ज्योग्राफी चेक होती है, वो चेक होती है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में, तो वो किसके अंडर आता है? एक्टिव जैसे डायरेक्टरी। टॉप पे कहते हैं, तो टॉप पे हम कहते हैं कंडीशनल एक्सेस है, आपको लगी हुई है कि आपके ऊपर क्या कंडीशन है, ठीक है, ये आपको लॉक है, MFA पे जाना है, ये आपको ब्लॉक है, ठीक है। फिर दूसरा वो MFA पे गए तो ये दूसरा हमारे पास एक्सेस हो गई। नहीं, आप समझ, आप सॉरी, आज दिन ऐसा है कि जहाँ पे ज्यादा लिखने का टाइम था वहीं पे मेरा नहीं था। आप सोचो, आप पहला स्टेप है यूजर लॉगिन हो रहा है, ठीक है, उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला है, जो भी वो करना चाह रहा था, जैसे ही उसने कहा सबमिट साइन इन, एक मिनट, जैसे ही उसने साइन इन किया, अब 2-3 ऑप्शंस हैं, आप कहें कि हाँ ठीक है तुम्हें अलाउड है, तुम आ जाओ, ठीक है। दूसरा आप कहें नहीं तुम अलाउड नहीं हो। अब जब मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे आपसे कि वो अलाउड है, इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई कंडीशंस हैं जो वहां पे मैं चेक कर रहा हूँ, उस कंडीशन से मैं ये देख सकता हूँ खाली कि इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो सही आने दो, भले वो किसी भी IP से आए, वो दुनिया के किसी भी कोने से आए, ठीक है जी। जो अभी हमने आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पढ़ा है, तो IDP हर लेयर में चलती है। अगर आप जहां पे कहते हो उसको आने दो, तो वहां पे IDP की क्या पॉलिसीज हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे लेके जाना चाहता हूं, तो मतलब यूजर मैं कहां पे डिफाइन करूंगा कि क्या हर यूजर को ऑथेंटिकेशन ले जाओ मल्टी फैक्टर के लिए, या मैं उस खाली यूजर्स को करूं जो UK से बाहर से आ रहे हो, समझाई। यानी कि ये IDP की कनेक्शन में MFA लेवल पे चेक कर रहा हूँ। फिर तीसरा मैं कहता हूँ ब्लॉक कर दो। मैंने ब्लॉक क्यों किया? उसका यूजर नेम पासवर्ड सही था, लेकिन उसका IP कहीं बाहर से आ रहा था, या उसका वो डिवाइस था जो मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैंने कहा ब्लॉक कर दो। तो देखें IDP कंडीशनल एक्सेस सबसे पहले, उसके बाद 3 ब्रांचेस हैं, अलाउ, डिसअलाउ, MFA, और हर 3 के साथ IDP लगा हुआ है। ये समझ में आता है आपको आसिम भाई? जी हाँ, मैं समझ गया। ओके, जिसने हाथ उठाया कौन कौन है? नवेद? हाँ, मेरे शहर में असल में वो एक एग्जांपल ये आ रही थी कि फॉर एग्जांपल जब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, बैंक अकाउंट, अगर मैं अपने नॉर्मल मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ जो कि मैं एवरीडे यूज करता हूँ, तो मैं सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड अपना डालता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल चेंज किया, मोबाइल चेंज करने के बाद अब वो लॉगिन किया, इवन दो कि मैंने उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाला, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो फॉरेन बैंक की तरफ से जो है ना पॉपअप होता है कि आपको हमने जो है वो TOTP टोकन भेजा है, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड भेजा है, और आपकी ओरिजिनल डिवाइस के ऊपर, या आप सेलेक्ट कर लें कि मोबाइल के टेक्स्ट नंबर के पे ऊपर, या मोबाइल नंबर पे ऊपर। या ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको 1 टाइम पासवर्ड भेजें, तो आपको फिर ऑथेंटिकेट करेंगे। तो फिर मैं अपने ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे या टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर मुझे जो है वो 1 टाइम पासवर्ड आता है,
वो उठा के मैंने पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड उस पे ऐप में डाला और फिर उसके बाद वो मोबाइल ऑथेंटिकेट हो गया। सही है। तो ये बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि ये कंडीशनल एक्सेस हुई इन द सेंस के जब देखा बैंक ने कि ये एक बंदा जो कि हमारा नॉर्मल कस्टमर है, अकाउंट है, इसके पास यूजर आईडी पासवर्ड भी है, नई डिवाइस से लॉगिन कर रहा है जो कि नॉर्मली इस डिवाइस से लॉगिन नहीं करता है। तो उन्होंने मुझसे डिमांड की कि वन टाइम पासवर्ड एंटर करो, नॉर्मली जो कि मुझसे नहीं पूछते थे वो, ठीक है। अपने नॉर्मल डिवाइस है। लेकिन चूंकि मैंने नई डिवाइस यूज की है, चाहे वो लैपटॉप हो या नया मोबाइल हो, उससे अगर लॉगिन किया तो उन्होंने मुझे फौरन पॉपअप किया कि जो है ना आप आपको वन टाइम पासवर्ड जो है एंटर करें। जब मैंने वो वन टाइम पासवर्ड एंटर कर Correct. दिया तो फिर उन्होंने मुझे ऑथेंटिकेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज को एज अ ट्रस्टेड डिवाइस में उन्होंने रजिस्टर कर लिया उस नए मोबाइल को। सही तो है। ये चीज कंडीशनल उसके अंदर आती है। ये कंडीशनल में आती है। और अगर तुम्हारे पास दोनों मोबाइल हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, दोनों मोबाइल है ए और बी, जब तुम ए से लॉगिन हो रहे हो जिससे तुम रजिस्टर्ड हो, हाँ जब तुमने लॉगिन किया तो उसने क्या चेक किया पसे पर्दा, उसने आइडेंटिटी प्रोटेक्शन लगाई हुई ना साइन इन पे, हाँ, IMEI फॉर एग्जांपल चेक किया उसने कि उस ये मोबाइल का। रजिस्टर्ड डिवाइस से आ रहा है। हाँ, इसका डिफॉल्ट एक्शन क्या है, इसको अलाउ कर दो। ठीक अलाउ है। कर दो। जब ठीक आप है। यहाँ से आए बी से जो रजिस्टर्ड नहीं हाँ था, उसने कहा हाँ कि ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि हाँ आईडीपी फेल हो गया वहां पे। ठीक है। तो उसने ठीक कहा है। इसका क्या है, रिजेक्ट करो, इसको ब्लॉक करो या इसको एमएफए पे भेज दो। उसने एमएफए पे भेज दिया आपको। ठीक है। ठीक, हाँ हाँ फर्ज करें कोई आप ऐसी डिवाइस लेके आते जो वो एक्सेस नहीं करता, हो सकता है वो आपको कहते हैं भजन घर पे बैठे रहो, पॉसिबल है। हाँ, सही, एग्जैक्टली वो हो सकता है कि वो कोई नाइजीरिया का कोई मोबाइल होता है। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो नाइजीरिया ना। के। तो सही। यानी कि ये कंपनीज के अंदर हमारे एसेट्स होते हैं, वो सर्टिफाइड, उनके पास मैक एड्रेस होता है ना, जो जैसे हमारे लैपटॉप के ऊपर एसेट नंबर लिखा होता है। हाँ, मतलब वो जो डिवाइस हर डिवाइस का एक आईडी होता है, ये यूनिक होता है। वो आपके उसमें जाता है, डिवाइस ऑथेंटिकेशन में जाता है कि ये डिवाइस ऑथेंटिकेट है। ये वही डिवाइस है। तलान ने हाथ उठाया था। मुझे दो तीन सवाल थे। एक तो ये कि लेट्स से एज एन एडमिन मैंने एक पॉलिसी डिजाइन किया कि मेरे जो भी यूजर हैं अगर नॉन ट्रस्टेड साइट से आते हैं वो, तो मैं उनको या तो अलाउ करूं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, या तो नहीं सॉरी, या तो मैं उनको सीधा ब्लॉक कर दूं बिकॉज ऑफ नॉन ट्रस्टेड साइट से आ रहे हो, नॉन ट्रस्टेड आईपी से आ रहे हो, या तो मैं उनको अलाउ करूं बट अलाउ के साथ में उनको एमएफए पे लेके जाऊं पहले, कि पहले वो तुम एमएफए करो तो आप अलाउ होगे, और या तो अगर एमएफए आप क्लियर नहीं करते हो हाँ, तो तो आपको अलाउ अलाउ नहीं करेंगे। दो तीन है ना। अलाउ अलाउ का मतलब है या तो आप सीधा आ जाओ बिल्कुल लैंड, या वाया एमएफए आओ, कंडीशनल है ना वो। जी, ये वो नहीं है ग्रांट कर दें, ब्लॉक कर दें एंड देन अदरवाइज टेक इट टू द एमएफए एंड है ना, ऑथेंटिकेशन दोबारा रिक्वायर्ड होगी। कंडीशन देखो, कंडीशनल एक्सेस अभी बाद में आएगा। मैंने अभी हाँ। पहली लाइन पढ़ी थी यहाँ पे, देखो ये मैंने पहली लाइन पढ़ी और मैंने इसको इसलिए लाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो इसको किस तरह समझें कि यार ये कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, आईडीपी कहाँ पे, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ है और कंडीशनल एक्सेस कहाँ पर है। अगर ये क्लैरिटी हो जाए ना हमें, तो फिर हमें कुछ चीज मुश्किल नहीं लगती। वरना आपको ऐसा लगता है कि यार हम मतलब एक ही चीज को बार बार डिफरेंट नाम से पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है? किसका सवाल था, किसी का हाथ? बेसिकली दिस इज अंडर एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, द वन हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। अभी नहीं, देयर इज नो, अभी तो हम सिर्फ एमएफए पढ़ रहे हैं। एमएफए में के अंदर इन्होंने एक लाइन, एक जुमला लिख दिया यूजिंग कंडीशनल एक्सेस। तो मैंने यहाँ पे रुक गया और इससे इस चीज को बताने के लिए कि यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं ये कंडीशनल एक्सेस, ये खाली एमएफए क्यों नहीं बता रहे, ये कंडीशनल एक्सेस पे क्यों ला रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है एमएफए कब लगता है, जहाँ कंडीशन हो। अगर आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल आपकी बैंक की पॉलिसी ये है कि रिगार्डलेस कस्टमर यूजर सही नेम है, रजिस्टर्ड डिवाइस है, हमने उसको एमएफए करवाना है, ठीक है, ये एक कंडीशनल है ना, ये कंडीशन है ना जो उन्होंने डाली हुई है। तो एमएफए ऑलवेज एग्जिस्ट विद कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंडीशंस चाहे जैसी डिजाइन कर लें, या तो वो ट्रस्टेड आईपी के उस पे हो, एप्लीकेशन लेवल पे हो, यूजर लेवल पे हो, या किसी भी लेवल पे हो, बट उसको आगे यूजर को अंदर लाने, अपने एनवायरनमेंट में लाने के लिए हम एमएफए यूज करते हैं, अगर वो रिस्की यूजर लगता है हमारे को तो।
अगर लगता है तो यस, अगर लगता है, आपको नहीं लगता आप मत करो। तो डायरेक्ट अंदर उसमें देखो। लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इटसेल्फ सिर्फ ये करती है कि अच्छा ठीक है, मतलब एक फ्रेमवर्क है जो वो कहता है कि बताओ मैं इस बंदे को और किस तरीके से वैलिडेट करूं, आप मुझे ये बताओ। राइट, वो ये नहीं कहता कि मैं किस कंडीशन पे करूं, कंडीशन बताती है ये इफेक्ट एंड कॉज, जैसे आप है कि अगर ये कंडीशन हो तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो ब्लॉक होना चाहिए, ये कंडीशन है तो अलाउ होना चाहिए। खैर ये पॉइंट उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की मसला ये है कि उन्होंने ये यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, उसके बाद वो दोबारा से आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बताना शुरू कर देंगे। अगर आप ऊपर से पढ़ो, अभी हम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें उन्होंने बीच में ये जुमला डाल दिया था, तो इसलिए उसको कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए मैंने ये बोला है। अब आप वापस आओ, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साइन इन रिस्क पॉलिसी। मैंने आपको बताया था आईडीपी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन 3-4 चीजों पे होती है। नंबर 1 एमएफए, वो आपने ऊपर देख लिया। सेकंड यूजर साइन इन, ठीक है, यूजर जब आपका करता है तो यूजर के साथ क्या होता है कि आपको और आपके लीक पासवर्ड्स होते हैं। उसके ऊपर वो कहता है कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एनालाइजेस सिग्नल्स फ्रॉम ईच साइन इन रियल टाइम ऑफलाइन, कैलकुलेट द रिस्क स्कोर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, और वो अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शहजाद भाई ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, आज दुनिया में कहीं पे उनका यूजर नेम एंड पासवर्ड लीक हो जाए या उनका ईमेल एड्रेस लीक हो जाए, जब शहजाद भाई अजोर के पोर्टल पे साइन इन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत पॉसिबल है कि वो अलाउ ना कर सकें, वो उसको ब्लॉक कर दें, वो उनको बोलें कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करो या दूसरे तीसरे काम करो। उन्होंने ये मैंने लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं तो इस पूरे अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ना, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ना, कि ये मैंने किया है? नहीं, ये किसने किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट या अजोर ने खुद डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन कि वो इंफॉर्मेशन उनको पता चली है कि जो शहजाद भाई का ईमेल एड्रेस था वो दुनिया में लीक हो गया है। वहां पे लोगों में बातें हो रही हैं, डिफरेंट साइट्स पे हो रही हैं कि ये ईमेल एड्रेस हैक हो गया है, तो इसलिए उन्होंने उनको साइन इन करने से रोक दिया, ठीक है, या मल्टीफैक्टर के थ्रू करवा लें, डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। तो भी याद रखना यूजर और साइन इन। अब वो क्या कह रहे हैं, रिस्क द मेजॉरिटी, सॉरी एक क्वेश्चन था। तो एमएफए जो कंडीशन पॉलिसी के अंदर हमने एमएफए पढ़ा, हम विदाउट कंडीशन पॉलिसी भी एमएफए कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको कंडीशनल एक्सेस में ही होगा एमएफए। हाँ हाँ, आप यानी कि आपका डिफॉल्ट एमएफए लगा हुआ है ना, राइट। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ये पीछे हमने जितना पढ़ा है कि मेन चीज है यूजर नेम पासवर्ड जब लिखते हैं उसके बाद आपके ऊपर अलाउ की कंडीशन लगी हुई है कि आपको अलाउ है, ठीक है, या आपको ब्लॉक है या कुछ भी है, लेकिन उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको दिए, सब एक को दिया हुआ है, सब एक, हम ये फर्ज कर लेते हैं सब एक को अलाउ है कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बगैर नहीं जा सकता आगे, ठीक है, सबको फोन आना ही आना है मोबाइल के ऊपर, ठीक है। जब आ गया लेकिन उसके बावजूद उसके फिर अंडर आता है AIP, आइडेंटिटी जो इंफॉर्मेशन प्रोसीजर है जो पहले हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी जो अच्छा, आपका फ्लो ये, आसिम भाई आपका फ्लो कुछ यूं है, आप कह रहे हो बंदे ने लॉगिन किया लेकिन क्योंकि सबके लिए एमएफए लगा हुआ था, एमएफए लगा, जी, एमएफए करने के बाद अब वो ये चेक कर रहा है कि ये किस आईपी एड्रेस से आ रहा है, ये कह रहे हो? हाँ, मतलब ये कौन सी डिवाइस है, ये मेरा ये फ्लो है, बिल्कुल हाँ पॉसिबल। आप लेकिन ये चीज जो अब आपने डिफाइन करी है, ये कस्टम पॉलिसी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्लो है वो ये नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको रोका नहीं है करने से। सही। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है हमारा फ्रेमवर्क ये है कि या तो आप कहते हो कि ये बंदा बगैर किसी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के एक्सेस कर ले, दूसरा बंदे इस कंडीशन पे मल्टी फैक्टर के थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट कराए, नंबर तीसरा इन वजूहात के ऊपर बंदे को ब्लॉक कर दो। माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है, जब भी वो हमने पिछले उसमें देखा कि ये उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब आप जो कह रहे हो वो कस्टम है, आप ये कहते हो कि दुनिया का हर बंदा
यूजर नेम लॉगिन करके पहले MFA होगा। अच्छा भाई, MFA होने के बाद हम चेक करेंगे कि उसका IP क्या है, उसका डिवाइस क्या है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। करेक्ट? आप कर सकते हो, वो कर सकते हो। सही सही, ठीक। अहमद भाई, क्वेश्चन है मेरा। हम्म, जैसे कंडीशनल एक्सेस है, ये एक पर्टिकुलर यूजर पे ही लग सकता है या डोमेन लेवल पे भी लग सकता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर डेटाबेस है जहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 ब्लैक लिस्टेड IP एड्रेस है, वो डोमेन पे जाके लॉगिन करने की ट्राई करते हैं, उनका लॉगिन का पेज ही नहीं दिखे, सिर्फ वो दिखा दे कि नॉट एक्सेस, तो ये एक डोमेन लेवल पे कंडीशन लगा दी आपने वर्सेस एज कंपेयर टू जैसे डोमेन कि लेवल का क्या domain पे login करना। मतलब मकसद है आपका? डोमेन क्या मतलब? जैसे जैसे लॉगिन के पेज पे www. कोई भी वेबसाइट एड्रेस डाला, लॉगिन के पेज पे आया, अच्छा सवाल है तुम्हारा, वेरी तो नाइस। लॉगिन के पेज पे आएगा तो कंडीशनल एक्सेस 6 जगह लगता है। यूजर या Okay. ग्रुप, कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन है, डिवाइस, लोकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन, और एक और होता है साइन इन, जिन्होंने लिखा है इस पे। ठीक है, 6 जगह होता है। तो जो आप बात कर रहे हो एक्चुअली, जिसको आप डोमेन कह रहे हो, वो सर्वर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हो गया। ओके। यानी कि क्लाउड एप्लीकेशन है। ओके। तो ये आपने अभी जो हम अभी ओके, अच्छा सवाल है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एक यूजर नेम, एक यूजर इन पासवर्ड, और सॉरी, एक यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं किसी चीज को। करेक्ट? कंडीशनल एक्सेस ये भी हो लग सकती है कि आसिम भाई MS वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन को, कोई जरूरत नहीं है, उनको एक्सेस करने दो। लेकिन आसिम भाई जैसी SQL सर्वर को एक्सेस करेंगे, उनको मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि आसिम भाई, ये मैटर करता है कि आसिम भाई क्या एक्सेस कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? राइट। जिसको आप डोमेन कह रहे हो, एक्चुअली उसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है क्लाउड एप्लीकेशन। ये भी कंडीशन है ना? ठीक है। देखो क्लाउड एप्लीकेशन में तो अमित भाई, जैसे आसिम भाई का एग्जांपल दिया ने, तो आसिम भाई आके SQL सर्वर पे लॉगिन का पेज तो आसिम भाई को दिखेगा, वो उस पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद में कंडीशन लगेगा कि MFA है, डिपेंडिंग ऑन हिज ID और जो भी राइट्स दिया हुआ है वो ID पे। मैं इसकी बात कर रहा था कि जैसे कि मैं www. कोई भी वेबसाइट है जहाँ पे लॉगिन करना है मुझे, वहाँ पे गया और डायरेक्टली उन्होंने मतलब मेरे रिक्वेस्ट से समझ गया कि ये IP एक ब्लैक लिस्टेड IP उनके डेटाबेस में, तो वो जो मेरे को यूजर ID और पासवर्ड वहाँ डालने ही नहीं देगा, वहीं पे कंडीशन लग गई हुई है कि आई कैन नॉट एक्सेस, डिफरेंट पेज आ जाएगा, लॉगिन पेज आएगा ही नहीं। ओके, नहीं, ओके ओके ओके, आप जो बात फिर ये कर रहे हो, ओके, आप फिर अब थोड़े सा आपको नेटवर्क में जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो, और आप ये फायरवॉल पे लगी हुई है फायरवॉल पे, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि लॉगिन का पेज ही नजर ना आए उसे, क्योंकि लॉगिन क्या चीज है? एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन यूजर दिखाती है। अब ये पॉलिसी के कंडीशनल एक्सेस आपने एप्लीकेशन लेवल पे लगानी है, तो वो तो फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन आप फायरवॉल पे लिखते हो कि हम नहीं चाहते कि फॉर एग्जांपल दुनिया के इस कंट्री से रिक्वेस्ट आए, आपने उसको ब्लॉक कर दिया फायरवॉल पे। अब आपका नेटवर्क का कभी तक वहां तक उस पेज पे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, वो जो ब्लॉकिंग है ना, बोले आप उसको कंडीशनल ब्लॉकिंग कर लो, जो भी कर लो, लेकिन वो आपने फायरवॉल लेवल पे लगाया है, जो के हमारा अगला टॉपिक्स हैं, मतलब इस सिक्योरिटी में अगले, जहाँ पे हम बात करेंगे कि नेटवर्क्स को सिक्योर कैसे करते हैं, एंड पॉइंट्स को, नेटवर्क को, डिवाइड्स को। यस। किसी का कोई सवाल? सॉरी मुझे किसी का हाथ नजर नहीं आ रहा, तो अगर हो तो आप पूछ लें। ओके, हमने सर की नमाज का ब्रेक कब तक लेना है भाई? कौन सी नमाज? कौन सी नमाज भाई? सब पढ़ के आए गए। ओ, इसने जोहर की पढ़ी थी उस वक्त। कितना टाइम है? असर की नमाज पढ़कर आए थे ना हम लोग। नहीं, मगरिब में कितना टाइम है अभी? मगरिब में तो अभी पूरा आधा घंटे से ऊपर है। ओके, मैं इसको खत्म कर लूं क्योंकि ये उसी की वो है। 90 10 मिनट दे दो हैं। हाँ, ओके ओके। ओके,
रिस्क इवेंट्स क्या कह रहे हैं? द मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस टेक प्लेस व्हेन अटैकर गेन एक्सेस टू द एनवायरनमेंट बाय स्टीलिंग यूजर्स आइडेंटिटी। जब इनके यूजर्स की आइडेंटिटी चोरी हो जाए तो वो वहां पे होता है। ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है? यूजर लेवल की है, ठीक है। दूसरी बोलो। नो, तो रिस्क इवेंट है ना, तो क्या इवेंट को, इवेंट से यहाँ पे क्या मतलब रिस्क इवेंट डिटेक्शन क्या मतलब हुआ इस चीज का? नहीं किस चीज देखो, का? एक तो रिस्क तो समझ में आता है कि देखो रिस्क है, आपके पास एक यूजर रिस्क है, एक साइन इन रिस्क है। नहीं सो व्हाट काइंड ऑफ इवेंट के उसमें आपको ग्रांट हो गई है या फिर आप ब्लॉक हो गए हैं, उसके बाद दोनों आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के आईडीपी में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? अच्छा, एक लेवल का रिस्क होता है यूजर से, एक लेवल का रिस्क होता है साइन इन से, ठीक है। ठीक। इनकी थोड़ी इंग्लिश कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो बताना ये देखो, उन्होंने पहले पेज पे क्या बताया आपको कि आईडीपी क्या होता है, उसमें उन्होंने उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई ऑटोमेशन ऑटोमेटेड होना चाहिए, खुद ही वो रिजॉल्व करे, डिटेक्ट करे, रिजॉल्व करे, सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद उसने थोड़ा सा एमएफए के बारे में बताया हल्का सा, फिर उसमें से उसने हल्का सा टच किया कंडीशनल एक्सेस को भी उसने थोड़ा सा डाला। अब यहाँ से वो दोबारा से आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को बताना शुरू कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन अगर ना हो तो दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है रिस्क यूजर से आता है, और एक रिस्क आता है जो साइन इन करने से आता है। यूजर का रिस्क क्या होता है कि अगर उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड चोरी हो जाए, अगर उसका पासवर्ड लीक हो गया है, तो उस रिस्क को आईडीपी कैसे करता है, नंबर 1। और उन रिस्क को आप कहाँ जाके पढ़ते हैं, आपको कैसे पता चलेगा अपने या जो एनवायरनमेंट में कि कौन कौन से रिस्क चल रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तीसरा फिर वो आपको बताएगा साइन इन रिस्क। तो इनकी थोड़ी घुमा फिरा के ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसका फ्लो समझ लोगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है यूजर्स आइडेंटिटी, यूजर रिस्क का, ठीक है। फिर वो यहाँ पे बता रहा है कि देयर आर 2 प्लेसेस, 2 जगह होती हैं जहां पे आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से रिस्क डिटेक्ट हुए हैं आपके एनवायरनमेंट में। अगर आपने अभी देखना है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपको देखना है यार मेरे एनवायरनमेंट में अभी तक कोई रिस्क आया है, मैंने कंडीशनल भी पॉलिसी लगाई दी, एमएफए भी लगाया हुआ है, मैंने तो अपनी तरफ से सिक्योर किया हुआ है, लेकिन कोई डिटेक्शन भी हुई है, कोई ऐसा कोई चीज हुई है, तो वो मैं कहाँ पढ़ूंगा? 2 जगह, एक अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रिपोर्टिंग में, यहाँ पढ़ेंगे आप, और दूसरी जगह अज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की जगह पे। यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि इस वक्त आपके एनवायरनमेंट में कितने रिस्क हैं, कितने हाई हैं, कितने लो हैं, कितने सीवियर हैं, इस सेक्टर ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, इन एडिशन यू कैन यूज आइडेंटिटी प्रोटेक्शन डिटेक्शन एपीआई, अच्छा ये वो। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि भाई यूजर एक्टिव डायरेक्टरी डिटेक्ट 6 टाइप ऑफ रिस्क डिटेक्शन, यूजर्स विद लीक क्रेडेंशियल्स, ये नंबर 1 जो किसके साथ लिंक होता है? यूजर्स के साथ। अब वो बताना शुरू हुआ है साइन इन का, साइन इन फ्रॉम एनोनिमस आईपी, एटिपिकल इक्वेशन, जैसे मैंने कहा मेरे मलेशिया से यूके पहुंच जाऊं फौरन, साइन इन फ्रॉम इन्फेक्टेड डिवाइसेस, साइन इन फ्रॉम अनफेमिलियर लोकेशंस, साइन इन फ्रॉम आईपी एड्रेसेस विद सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है। ये वो बता रहा है आपको बाकी 5 चीजें जो साइन इन करते वक्त चेक करा होता है। अब वो आपको बता रहा है, एक आपका दिखा रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में इस वक्त हाई, मीडियम, लो रिस्क है। ऑफलाइन यूजर विद लीक क्रेडेंशियल्स देखें आपको लीक हुए हैं। और तालाब, जी अहमद भाई, ये सर्विस हम कैसे लेते हैं यूजर्स विद लीक क्रेडेंशियल्स की? यूजर्स विद लीक क्रेडेंशियल्स, नहीं मैं समझा नहीं, मतलब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में रिस्क हैं, ठीक है। जी उसमें पहली कैटेगरी बता रहा है यूजर्स विद लीक क्रेडेंशियल्स। ये सर्विस आपको माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। ये सर्विस आपको माइक्रोसॉफ्ट कब देता है? जब माइक्रोसॉफ्ट डिटेक्ट करे कि किसी का नहीं, यूजर आईडी माइक्रोसॉफ्ट तो डिटेक्ट करता, आपको कब देता है? एज ए यूजर आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस, किस चीज का लाइसेंस? P1 P1 P2 लाइसेंस होना चाहिए, तब ये देगा। आसिम भाई, को दे दो। प्रोटेक्शन आपने ऑन करने पड़ेंगे ना। जब आप अपना पासवर्ड शेयर करेंगे तो फिर ये आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड लीक हो गया है। शहजाद भाई और अकबर,
लीक्ड क्रेडेंशियल्स आपको कब मिलता है? ये तो सब में मिलना चाहिए यार basic अहमद, functionality ये तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बताएगा नहीं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट आपको शो कर रहा होता है। जब कब? माइक्रोसॉफ्ट आपके क्रेडेंशियल को किसी और वेबसाइट्स पे फाइंड करता है कि यानी यार वहां वो पर आया हो। आप सब मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे। वो सही है, ये सर्विस आपको कब मिलती है? जब हम वो सर्विस ऑन करेंगे ना, कौन सी सर्विस ऑन करेंगे? आईडी एडीआईपी। रिस्क इवेंट नहीं की सर्विस ना ना ना, जब आप Azure Threat Protection आईडी नो, प्रोटेक्शन जब ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था। 900 जब आप Azure AD डायरेक्टरी सर्विस सब्सक्राइब कराते हो और आपकी ऑथेंटिकेशन हैश मैकेनिज्म पे चलती है, हैश सिंक्रोनाइजेशन पे। हाँ ठीक है, तो याद रखिए। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो सॉरी। क्या नहीं समझ पा रहे? जो पासवर्ड हैश पे वो तो मुझे मैं समझ में आ गया कि पासवर्ड हैश पे वो हैश कभी अगर लीक हो गया कहीं पर तो माइक्रोसॉफ्ट को ट्रिगर होता है और माइक्रोसॉफ्ट आपको एक नोटिफिकेशन देगा या कोई भी तरीके से आपको बताएगा कि बॉस ये हैश आपका लीक हुआ, पासवर्ड वो कर लो, आपका रीसेट करो या जो भी उनके प्रोसीजर होगा वो आप फॉलो करो। सर But- मेरा सवाल बहुत सिंपल था, आप शायद समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आपको बता रहा है यूजर विथ लीक क्रेडेंशियल्स, ये आपको वो बता रहा है, ठीक है। आपके पास कौन सी सर्विस होनी चाहिए? एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन कौन सी एक्टिव डायरेक्टरी की? क्लाउड एक्टिव पासवर्ड डायरेक्टरी। हैश नो 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 नो, बिफोर दैट क्लाउड। अगर आपके पास ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है तो ये सर्विस आपको नहीं मिलती। इवन दो वो एडी कनेक्ट से सिंक किया होगा तो भी। हाँ, अब तुम दूसरे पे आए ना। PTA अगर आपने सिंक किया हुआ है तो आपको हैश सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा इसको करने के लिए। अगर आप पीटीए या फेडरेशन यूज करोगे तो नहीं। नहीं। अंडरस्टूड हाँ 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 समझा। आसिम भाई, जी सर, भाईजान ये पिछली क्लास की बात है ना, हैं? ये पिछली वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था ना वही है ना, उसमें हैशिंग करनी पड़ेगी। तो भाईजान आजकल छक्के नहीं लगा रहे आप, क्या हो गया? नहीं, मैंने समझा कि शायद आप कह रहे हैं कि ये इसी क्लास से रिलेटेड बात हो रही है कि ये कब सर्व ऑन होगा, ये कब आपके पास ये सामने जो व्यू आएंगे। हाँ, अगर हमने ये नहीं, सर्विस जो हाँ, है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की सर्विस ऑन की होगी तो ये आएंगे ना। नहीं, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की सर्विस तो ऑन रहती है, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सही जी वो तो ऑन रहती है, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा था यूजर्स विद लीक क्रेडेंशियल। आप कहते हो मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है लेकिन ऑन प्रेम पे चल रही है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन खाली उन लोगों को मिलती है, उन कस्टमर्स को जिनके पास क्लाउड में एक्टिव डायरेक्टरी हो। अच्छा ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास क्लाउड पे भी है और मेरे पास मेरे ऑन प्रेम भी है। अगर उन दोनों के बीच में हैश सिंक्रोनाइजेशन हो रही है तो फिर आपको मिलता है ये। आप समझा सही कि या तो प्योर बिल्कुल क्लाउड हो या हैश सिंक्रोनाइजेशन हो तो मिलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर पासवर्ड हैश हमने किया हुआ है तो वो हैश स्टोर हो रहा है अजोर एडी पे, बिग डेटा में, वो यस। ऑन प्रेम पे नहीं हो रहा। और नहीं। पीटीए और फेडरेशन में वो ऑन प्रेम पे होता है, एडी पे अजोर एडी पे नहीं होता है। यस यस दो भी Yep. कंट्रोलर्स उसके अजोर के पास होते हैं, यस, इस वजह से। ठीक है। तो ये आपको बता रहा है आपके रिपोर्ट में कि हाई लेवल की इतने इश्यूज चल रहे हैं, मीडियम के इतने चल रहे हैं, लो के इतने चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको रिपोर्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पे वही बात कर रहा है, द इनसाइट यू गेट डिटेक्टेड इज टाइड अप टू योर एडी सब्सक्रिप्शन। एडी सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा है, तीन चीजें, तीन लाइसेंस होते हैं, चार। फ्री, MS365, P1, P2। आईडीपी के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास Azure AD प्रीमियम P2 होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है मेरा कि ये चीज उन्होंने कहाँ पे लिखी है? ये उन्होंने कहीं नहीं लिखी यहाँ पे, ठीक है। और इसी बात में मैं आप लोगों को बता रहा था। पहले तो ये गायब हो जाता था, अब गायब नहीं हो रहा मेरा।
ये जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा, आई एम श्योर आप लोगों के पास होगा या पता होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी पे गया, सॉरी, ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, और देखो ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि कितना 18 बिलियन लॉगिन अटेम्प्ट्स, ओवर 800 मिलियन डिस्टिंक्ट काउंट, इतना वो डिटेक्ट करते हैं। जब आप मैं इसके यहाँ पढ़ रहा था लाइसेंस रिक्वायरमेंट में, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि रिस्क पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये आपको कहाँ पे मिलती है? अज़ूर प्रीमियम P2 में। आपको नजर आ रहा है जी। यहाँ पे? तो उन्होंने उधर P1 क्यों लिखा हुआ फिर? हाँ भाईजान, यही तो बात है ना कि उन्होंने वहां पे जो लिखा है ना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अज़ूर AD प्रीमियम 2 के साथ आपको ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और P1 के साथ आपको मिलता है साइन इन, रिस्क डिटेक्शन, ये वो एडिशनल लेवल की हर चीज छुपी हुई रहती है। समझ आ गई? वो ये कह रहा है। लेकिन जो जब मैं पढ़ रहा था और जब मैंने सवाल किया, तो वहां पे उन्होंने पूछा कि यार ये किस वर्जन पे मिलता है, तो मैंने P1 लिखा। P1 गलत था। मैंने कहा ये कैसे गलत हो सकता है? मैंने यहाँ के आके पढ़ा, फिर मैंने बोला ये कुछ गलत है। फिर मैं इनके काम गया यार, यहाँ पे गया, तो जब इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वहां पे मैंने जाके देखा कि ये सिर्फ आपको P2 में मिलता है, फुल एक्सेस, फुल एक्सेस, फुल एक्सेस। P1 में नो रिस्क पॉलिसी, नो साइन इन यूजर पॉलिसी भी नहीं है, साइन इन पॉलिसी भी नहीं है, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी नहीं है। सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है, बाकी सारा नो है। नजर आ रहा है? यस, नो? जी जी। यस तो यस फिर इट्स मीन कि ये इन लोगों ने जब फर्स्ट क्लास में जो पहला पेज दिखाया था ना, जिसमें फ्री और माइक्रोसॉफ्ट 365 और P1 और P2 में डिफरेंस यही था कि वो IDS और IPS करता है। तो फिर इट्स मीन ये IDS और IPS का हिस्सा है ये वाला, यस, ये हम आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये ना इसका हिस्सा है फिर। तो हाँ हाँ, इंट्रूजन और वो जो डिटेक्शन करता है ना, वो इसका हिस्सा है। यस ये यस डिफरेंस है बेसिकली, दोनों P1 और P2 में डिफरेंस भी यही है। यस। और और इसके अलावा दूसरा डिफरेंस नहीं था पहली क्लास में जो चार्ट था वो। नवेद, नवेद नमाज पढ़ने गया। इनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने का ना ये इन्होंने तरीका बताया। ओवरव्यू, वो आपको हर चीज ऊपर ऊपर लेवल पे बता रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी ओवरव्यू, रिस्क, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पॉलिसी, साइन इन, ये वो। फिर ये आपको बता रहा है हाउ टू, किस तरह आप चलाएं। अगर आपको लैब करनी है, आपको कुछ चीज करना है, तो वो कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे आपको वो रेफरेंसेस बताएगा, यहाँ पे आपको वो रिसोर्सेज बताएगा। तो अगर आप लोग क्लास में आने से पहले यहाँ से पढ़ के आएंगे ना, तो मैं समझता हूँ आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, बहुत प्रैक्टिकल के लिए भी, मतलब कि फ्यूचर में जॉब्स के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। लेकिन आप खाली उनकी AS जो 500 का पेज है, खाली उससे पढ़ के आओगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको मिस हो जाएंगी। जैसे मैं ये लेसन्स वगैरह इंफॉर्मेशन था, तो आप अब आपकी मर्जी है कि आप कितनी मेहनत करते हो। वो सिर्फ सरसरी है। इसको सर लिंक भेज दीजिएगा फिर इंशाल्लाह, इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं लिंक तो भेज दूंगा भाई। ये क्या है ना, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं? रिकॉर्डिंग
ओके, अब थर्ड आपका टॉपिक है इम्प्लीमेंट रिस्क पॉलिसी, इम्प्लीमेंट यूजर रिस्क पॉलिसी। अब हम बात कर रहे हैं यूजर रिस्क की। पहले हमने पढ़ चुके हैं यूजर रिस्क होता है, साइन इन रिस्क होता है। अब देखिए यूजर रिस्क में क्या है कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कैन कैलकुलेट व्हाट इज बिलीव्ड इज नॉर्मल फॉर अ यूजर बिहेवियर एंड यूज दैट इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब आपका देखिए यूजर है, मैंने आपको कहा है 3 चीजें होती हैं, MFA, यूजर, साइन इन, इसके अंदर होती हैं तीनों चीजें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर। शहजाद भाई आवाज आ रही है आपको? जी अमित भाई आवाज आ रही है। ओके, तो यूजर पॉलिसी के अंदर देखिए यहाँ पे कितने यूजर बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल 4-5 यूजर बने हुए हैं। उन्होंने उस पर लिखा है कि किसी का रिस्क लेवल हाई है, किसी का मीडियम है, और उसके आगे उन्होंने उसके रिस्क इवेंट डाले हुए हैं। और आपको अब क्या दिया हुआ है ऑप्शन, ब्लॉक करो, अलाउ करो। खाली आपको ब्लॉक एंड अलाउ कर रहा है। ये अभी आपको MFA पे लेके नहीं गया क्योंकि अभी कंडीशनल एक्सेस यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा वो आपको। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज कर रहा है। तो यानी कि अगर आप ये लिख सकते हो कि अगर आपका यूजर है और उसका रिस्क लेवल हाई है तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ब्लॉक कर दो या आप उसको अलाउ कर दो कि एक्सेस कर लो लेकिन अपना पासवर्ड रिसेट कर दो। ठीक है, मीडियम के लिए भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। Risky users. With the information provided by the user report, administration can find which users are at risk, have had risk remediated, or have had risk dismissed. अब आपके पास जब ये रिपोर्ट आती है, आपके पास ये रिपोर्ट आई है एडमिनिस्ट्रेटर के पास, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? नंबर 1, वो उसको रीमीडिएट कर ले या वो उस रिस्क को डिसमिस कर ले। डिटेल्स अबाउट डिटेक्शन, हिस्ट्री ऑफ ऑल साइन इन, रिस्क हिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटर कैन चूज टू एक्ट ऑन दीज इवेंट्स, ये जो 4 इवेंट्स हैं, रीसेट कर ले, कंफर्म यूजर कॉम्प्रोमाइज। यूजर कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब हुआ ना, जस्ट कंफर्म यूजर कॉम्प्रोमाइज का कंफर्म यूजर कॉम्प्रोमाइज की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई इसका पासवर्ड लीक हुआ है। ना ना नवेद, कोई आइडिया है कंफर्म यूजर कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब हुआ? यूजर को बता दे कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। नो आसिम भाई? नहीं बचा। ताला अकबर? प्रोबेबिलिटी यूजर से ही पूछ रहे कि भाई तेरा आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ है या ना। नहीं, मेरे हिसाब से जो एजाज भाई ने बताया वही क्लोज है। हाँ, वो उसमें ये था ना कि एक स्कोर चल रहा होता है ना कि आप अगर ये चीजें हुई हैं तो इसका मतलब आप यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। नो सर, अब आप थोड़ा सा लिंक करें, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या चीज है? आइडेंटिटी, यूजर रिस्क, लीक पासवर्ड, रिपोर्ट है। उसकी ये रिपोर्ट है, मेरे पास भी या एनवायरनमेंट में रिपोर्ट आती है। सुनो, कॉन्सेप्ट ये रिस्क का है। आपके पास एक इजाज कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। इजाज के पास ऑप्शन है, वो कह है कि ये इन यूजर्स को बोलोगे अपना पासवर्ड को रीसेट कर लें, या वो कहे कि ये मैं जानता हूं ये है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फॉर व्हाटएवर रीजन। यानी कि आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ ये है लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में ये फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हो, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ है रिस्क लेकिन इट्स ओके, मेरे लिए नहीं है। अहमद भाई मेरे नहीं समझ आई है सर मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, कि आपके घर में 6 खिड़कियां हैं, 2 दरवाजे हैं, और ये 2 खिड़कियां जो हैं वो इस हालत में है कि वहां से कोई ब्रेक इन हो सकती है। ये मैंने आपको रिपोर्ट दी है। ठीक है सर, जी। आप क्या हो, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो। ठीक है,
हाँ, अब आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, आप कहो कि ठीक है इन खिड़कियों को बदल दो, राइट। या ठीक है मैं जानता हूं ये रिस्क है लेकिन मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। ओह, ओके। आप समझे मेरी मतलब बात? मैं अपनी सिक्योरिटी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो वाला कॉम्प्रोमाइज है। ओके, ओके। ठीक है, हाँ, ये आप करते हो। और ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हम ये क्यों करते हैं, जहां पे आपको शायद लगेगा यार ये तो होना ही नहीं चाहिए और हमें तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके एनवायरनमेंट में पॉलिसीज जो आप लगाते हो उसकी वजह से इतने फॉल्स पॉजिटिव इवेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं, फिर आज जब उनको बैठ के देखते हो आप कहते हो यार हाँ ठीक है लेकिन यहाँ तक बात तो पहुंचेगी नहीं। अगेन अगेन सिक्योर, उन्होंने तो आपको रिपोर्ट दे दी है कि भाई ये गड़बड़ है, अब आपका डिसीजन है कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप समझे रहे हो? तो कंफर्म यूजर कॉम्प्रोमाइज, ये आसिम भाई, शहजाद भाई। जी अमित भाई बिल्कुल। मतलब यानी इसके कि इसके एग्जांपल, सॉरी शहजाद भाई समझ में आई ये जी बात तला आपको? भाई बोले। नहीं शायद बोलिए, आप बोलिए। जी एवज भाई समझ आ गई, यानी कि वो कंप्रोमाइज कर रहा है कि ठीक है बेशक ये यहाँ से चांस है सिक्योरिटी लीक का, लेकिन मैं ठीक है मुझे पता ऐसा नहीं होगा। आप कहते हो कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए गाड़ी चलाते हुए सेफ्टी के लिए, जी जी मैं नहीं लगा रहा, आपने कॉम्प्रोमाइज हाँ किया है ना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ रोड प्लेन है, कोई मसला नहीं है, ट्रैफिक कम है, या मैं अपने कोई रीजन दे लेता हूँ हाँ अपने आप को ही। यस, इसका इसका मैं ऐसा समझ रहा हूँ अहमद भाई कि समझो एक बिल्डिंग है, एक जैसा एक ऑफिस ऑफिस है, तो उसका मेन गेट पे एक सिक्योरिटी है, फिर अंदर आप नीचे आ रहे हैं तो आपका बैग स्कैन हो रहा है, बंदे की बॉडी बॉडी स्कैन हो रही है, वो एक सिक्योरिटी लेवल है। फिर वो जब और अंदर आया तो उसके कार्ड कार्ड या वो अपने थंब इंप्रेशन से एक्सेस कर रहा है, और जब तक डेस्कटॉप पे आया तब उधर उस मालूम पड़ता है कि बस इधर एक 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 पॉसिबिलिटी है कि इधर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, बट उसको एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर वो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है, बिकॉज उसको मालूम है कि पहले ही और इससे पहले 4 लेवल एक वो लग चुकी है सिक्योरिटी है, एग्जैक्टली। तो मैं इधर अवॉइड कर सकता हूँ। और ये एग्जैक्टली और इस कॉन्सेप्ट को निगेट करता है जो सिक्योरिटी में नया टॉपिक आया हुआ है, वो है जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। ठीक है, वो जो आज का नहीं कल का या परसों का लेसन है हमारा, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, क्या एतबार किसी पे नहीं करना। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये वो चीजें हैं जो इंसान के जहन में होनी चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है, रीसेट कर सकता है यूजर पासवर्ड को, कंफर्म कर सकता है कि मैं इस कॉम्प्रोमाइज को करने को तैयार हूं, वो डिसमिस कर सकता है यूजर इसको, वो ब्लॉक कर सकता है यूजर को साइन इन करने से, या वो मजीद इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, ये वो 5 एक्शन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ले सकता है बेस्ड ऑन यूजर रिस्क पॉलिसी। तो यूजर रिस्क पॉलिसी क्या होती है? जब आपका क्रेडेंशियल्स लीक होने के चांसेस हों, उस चांसेस के ऊपर आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये होता है। ये लिंक कर पाए आप लोग इस बात को? ये डिसमिस यूजर रिस्क क्या है मतलब? सॉरी, जो कंफर्म यूजर कॉम्प्रोमाइज के नीचे है ना, डिसमिस यूजर रिस्क। डिसमिस का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट दी, मैंने आपको रिपोर्ट में कहा कि आपकी 6 खिड़कियां 2 दरवाजे, 2 खिड़कियों में खराब है, तो वो उसका लॉक खराब है, वो टूट सकता है या ब्रेक इन हो सकती है। आपके पास एक ऑप्शन था, आप बोलेंगे हम बदल दो। दूसरा ऑप्शन था कि नहीं मैं इस रिस्क को लेने को तैयार हूं, या आपने वक्ती तौर पे उसको छोड़ दिया। डिसमिस जब करते हो तो वो उस लम्हे के लिए गायब हो जाती है। लेकिन जब दोबारा से रिपोर्ट जनरेट होगी तो ये रिस्क आएगा या नहीं आएगा? वापस आएगा। ओके, तो अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज रिपोर्ट कर में नहीं लिया आएगा? तो फिर नहीं आएगा दोबारा, नहीं आएगा। ओके ओके ओके। और अगर डिसमिस किया तो जैसी दूसरी रिपोर्ट आई उसमें फिर ये मुझे रिस्क वापस दिखाएगा? फिर आएगा दोबारा। जी अमित भाई ये एंटीवायरस में भी ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं। हाँ यार बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही आता है। आप इग्नोर 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 इग्नोर, है ना? जी जब आप कह रहे डिसमिस हो भी आ रहा इग्नोर तो उस होता वक्त आप क्या कर रहे हो? डिसमिस कर रहे हो ना एक तरीके से। है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये हमने कौन से रिस्क पढ़े? यूजर रिस्क। यूजर रिस्क क्या होते हैं? आईडीपी में क्रेडेंशियल से लिंक। ये सबको समझ में आ गई? क्लियरिटी है बिल्कुल सबको? जी अहमद भाई। ओके, देन अब बात कर रहा है वो साइन इन रिस्क। साइन इन रिस्क का मतलब क्या होता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो सही है, लेकिन उसके अलावा आपकी लोकेशन, आपकी एप्लीकेशन, आपका कौन सा ब्राउजर है, आप कहां से लॉगिन कर रहे हो, इस सेक्टर जो वो हमने पढ़े हैं सारे, वहां से आपको पता चल रहा है कि ये लिंक हो रहा है। ठीक है, जब आपके रिस्की साइन इन की रिपोर्ट आती है तो रिस्की साइन इन रिपोर्ट कंटेन फिल्टर डेटा विच इज अप टू 1 month। ठीक है, ये क्या था? फिल्टर डेटा, रिस्की साइन इन। अहमद, क्या हुआ? ओह अच्छा, मैं कह रहा हूँ रिस्की साइन इन की जो रिपोर्ट होती है इट ओनली लास्ट फॉर 1 month, यानी कि आपको 1 महीने की मिलती है। ठीक है, पीछे से ना? हाँ पीछे से। अच्छा, ये भी जो आपको अज्योर दे रहा होता है। ठीक है, विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्की साइन इन रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या उससे नजर आता है कि कौन से रिस्क हैं, कौन से कंफर्म कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कौन से कंफर्म सेफ हैं, कौन से डिसमिस्ड हैं और रिमीडिएट हैं। ठीक है, ये ठीक है, रियल टाइम रिस्क लेवल, डिटेक्शन टाइप, कंडीशनल एक्सेस कौन सी लगी थी, एमएफए क्या होता है, डिवाइस इंफॉर्मेशन, लोकेशन, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कंफर्म साइन इन कॉम्प्रोमाइज और कंफर्म साइन इन सेफ। कंपनी आपने साइन इन सेफ कर दिया, आपने उसको कंडीशनल उसकी एलिवेट कर दी, तो यानी कि वो आपने उसको सेफ्टी नेट में डाल दिया। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज आपने किया है तो वो आपने एक्सेप्शन लिस्ट बनाई है। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? शहजाद भाई, नासिम भाई? सर ये दोबारा बताइएगा, क्या बोला आपने? कंफर्म साइन इन कंप्रोमाइज में क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज तो भाई कॉम्प्रोमाइज होगा ना, कॉम्प्रोमाइज। सेम पुराना वाला ना? कॉम्प्रोमाइज तो पुराना वाला है। कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है? समझौता कर लिया नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं समझ नहीं। कंफर्म साइन इन सेफ, कंपनी साइन से का मतलब है कि इसको आपने ग्रीन में डाल दिया कि नहीं ये बिल्कुल सही है। ओके। जैसे एक आईपी एड्रेस आया, ठीक है, आपको पता है कि भाई मेरे जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि यूके से बाहर का कोई भी एक्सेस करेगा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है आसिफ भाई, ये आपकी पॉलिसी है। जी। लेकिन आपको पता है कि आपका एक एम्प्लॉई छुट्टियों छुट्टी में पे गया। पाकिस्तान गया है। सही सही और वो वहां पे 5-6 महीने रहेगा। ठीक है, सही। तो अब जब उसने अटेम्प्ट किया तो आपने उसको साइन इन सेफ में डाल दिया। ठीक है, सही सही। साइन इन सेफ बिल्कुल। में अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज में डालोगे तो जो रिपोर्ट जनरेट होती है ना, रिपोर्ट जनरेट में यह आता है कि कितने हरे हैं, कितने ऑरेंज है और कितने लाल हैं। कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज ऑरेंज, ऑरेंज। और ग्रीन का मतलब होता है ऑल गुड। बिल्कुल। जब आपने ग्रीन में डाल दिया तो दोबारा वो उसमें नहीं, जनरेट नहीं, दोबारा नहीं, रिपोर्ट में नहीं नहीं, आएगा कि दिस इज रिस्की। रिस्की। एम्बर में डालेंगे तो रिस्क में दोबारा आएगा। यस, बट रिपोर्ट में इफ तो यू आएगा। पुट इन द ग्रीन, यस, है रिपोर्ट में तो आएगा। लेकिन ये तो वही ना, नेटवर्क हेल्थ रिपोर्ट हो गई ना, जैसे हम चेक करते हैं करेक्ट। कि हाई है, मीडियम है और लो है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। नवेश भाई साथ चल रहे हैं हम हमारे? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर, तला, जी अहमद भाई। ओके।
अब उसने यूजर और साइन इन के बाद जो अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कर रहे थे, अब उसके बाद अब वो ला रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर। देखो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वो क्या बता रहा है कि ये आपका योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपके यूजर्स लोकेशंस हैं, डिवाइसेस हैं, रियल टाइम रिस्क हैं, एप्लीकेशन, ये सारे सिग्नल्स आपको आ रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, आप एक्सेस अलाउ करो, आप एमएफए करो, आप ब्लॉक एक्सेस कर लो। यस, द सिक्योरिटी ऑफ एमएफए टू स्टेप वेरिफिकेशन लाइज, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दिया है इन लेयर्ड अप्रोच, समथिंग यू नो टिपिकली पासवर्ड, समथिंग यू हैव ट्रस्टेड डिवाइस दैट इज नॉट इजीली डुप्लीकेटेड लाइक फोन या आपका कोई कार्ड, एंड तीसरा समथिंग यू आर योर बायोमेट्रिक। ठीक है, सब क्लियर है इसके ऊपर? जी जी। MFA feature, you get more security with less complexity, मतलब आपके लिए वो सर्विस है, रियल टाइम मॉनिटरिंग और थ्रेट्स मिटिगेट होते हैं, ऑन प्रेम भी आप कर सकते हो। MFA सर्वर, यूज MFA सर्वर ऑन, अगर आपके MFA सर्वर अगर आपके ऑन प्रेम चल रहा है तो वो आपके वर्चुअल VPN, एक्टिव डायरेक्टरी, फेडरेशन और वो सारी उन चीजों को करेगा जो कि आपके ऑन प्रेम पे है। आप कभी भी, और ये बात बहुत क्लैरिटी से रखिएगा, कि अगर आपके पास MFA सर्वर ऑन प्रेम है तो वो आपकी क्लाउड एप्लीकेशन के साथ नहीं चल सकता। क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए आपको MFA उनकी एक्टिव डायरेक्टरी पे इनेबल करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आती है? दोबारा बोलने एक दफा, MFA सर्वर अगर ऑन प्रेम है तो फिर वो सिर्फ ऑन प्रेम की ऑथेंटिकेशन करेगा, टू फैक्टर, नॉट क्लाउड एप्लीकेशंस। बट अगर MFA सर्वर क्लाउड पे है तो वो ऑन प्रेम की करेगा। अगर वो क्लाउड पर है तो वो दोनों की करेगा। ओके, बट अगर ऑन प्रेम पे है तो वो क्लाउड की नहीं करेगा, सिर्फ ऑन प्रेम की करेगा। ठीक है, किन चीजों की करेगा, मतलब यूजर्स की या एप्लीकेशंस की? दोनों की ना। मतलब सही, मतलब तो क्या ये अलग से एक कंपोनेंट है एक्टिव डायरेक्टरी का कि MFA को आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या मतलब? MFA के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता ना, P2 का। अच्छा, MFA P1 का चाहिए होता है आपको। P1 में है, मिनिमम P1 है, P1 है जी। ठीक है। हाँ। तो वो आपको उस वक्त मिलता है जब आपके पास Azure AD एक्टिव डायरेक्टरी क्लाउड में हो। नहीं तो आप अलग से कैसे अपने ऑन प्रेम इंस्टॉल कर सकते हैं MFA? ADFS है ना, ADFS से? हाँ। ओके, ठीक। अगर ऑन प्रेम में आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विस, ADFS है तो आप वहां कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, लेकिन वो खाली VPN, एक्टिव डायरेक्टरी, फेडरेशन सर्विस, IS एप्लीकेशन, रिमोट डेस्कटॉप वगैरह, मतलब वो सारा वो काम करेगा, क्लाउड की नहीं करेगा। ओके, ठीक है। यूज विद माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स एंड मोर MFA, यानी कि जो सारी क्लाउड एप्लीकेशन है, SaaS प्रोडक्ट्स हैं, आप सबके साथ कर सकते हैं। ये हमने पहली क्लास में देखा था कि आप टोकन जनरेट करवा सकते हैं और वो हो सकता है सारा ऑथेंटिकेशन, और आप Azure एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद MFA की वो बात कर रहा है कि मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन 4 चीजों से होती है सर, और ये बहुत याद रखने की बात है क्योंकि 5वीं चीज कोई है नहीं। कॉल टू फोन, आपके पास कॉल आ सकती है, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, आपके मोबाइल ऐप पे जैसे आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, आसिम भाई आपने इंस्टॉल किया हुआ है क्या चीज सर? माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप? नहीं, मेरे उसमें है, मेरे हाथ से जो ऑफिस वाला मोबाइल उसमें है। तो भाईजान जाहिर सी बात है ना, कहीं तो होगा ना। ठीक है, है बिल्कुल। तो वो आपके पास है, ठीक है। या आपको वो कोई टोकन दे दे, वो उसका टोकन वगैरह आपके पास आ जाए। ये 4 चीजें MFA करता है इजाफी
आपके उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड के अलावा, ठीक है। फोर्थ क्या थी? फोर्थ वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम मोबाइल ऐप। हाँ, सो नोटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन थ्रू मोबाइल ऐप क्या मतलब है? जो पासवर्ड मांगेगा? नहीं, जैसे तुमने देखा होगा ना, जैसे मैं अपनी हैलिफैक्स से ट्रांजैक्शन कर रहा होता हूँ, हाँ, वो कहता है कि अपने ऐप लॉन्च करें, वहां से अप्रूव करें, ओ दिस इज मी वाला, है। नहीं 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 नहीं, ये दिस जैसे इज मी आप मराकी वगैरह में ऑथराइजेशन। भी हाँ, होते हैं दिस इज या मी। जब आप कोई ऑर्डर करते हो तो आपके पास ऐप में मैसेज आता है कि इज इट यू हु इज डूइंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द वेब और समवेयर, और इज इट समबडी एल्स? तो आप उस एप्लीकेशन खोल के उसमें बोलते हैं दिस इज मी। ओके। मैं जब मराकी में करता हूँ ना लॉगिन, उसके बाद वो पूछता है उसका 30 डेज के लिए ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे यस यस यस, टैक्स करता है, टैक्स हर बार आपको डालना पड़ता है मराकी में जाने के लिए। करेक्ट। मतलब डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, मतलब वो चीज है। ऑथेंटिकेटर ऐप में तो खाली उस ट्रस्टेड डिवाइस पे वो ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए ना, ठीक है, वो वहां से अप्रूव और वो करता है। लेकिन यहाँ पे वो एक एडिशनल लेवल ऑफ वेरिफिकेशन है। सही सही। तो ये सारे क्या है, एमएफए। अहमद ये भाई, मगर एक्चुअली ये सारी थे चीजें क्या? इन ट्यून्स में आ रही है ना, दिस इज बेसिकली दिस देखा इज जाए। द दिस इज द वे एमएफए जो है वो ऑथेंटिकेशन करता है। जी, एमएफए 4 तरीके से करता है। जी शहजाद भाई। अहमद भाई नोटिफिकेशन थ्रू मोबाइल ऐप, जरा थोड़ा सा इजी इसको जरा बताइएगा आसान वर्डिंग में। सर होता ये है कि फर्ज करें आज आप एक कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है सर। जी जी अहमद भाई। जॉनसन एंड जॉनसन वाले आपको कहते हैं कि सर ये आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप के थ्रू आप काम करेंगे, और ये मोबाइल फोन है आपको, ठीक है सर। जब आप अपनी मशीन से अपने घर से बैठ के अपने ऑफिस के नेटवर्क पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहता है कि अपने आप को मल्टी फैक्टर के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाएं, ठीक है सर। अब जी आप बोलेंगे यार मैं कैसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, तो कंपनी ने आपको मोबाइल दिया हुआ है, उस मोबाइल पे वो आपको कहेंगे कि आप एक ऑथेंटिकेटर ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। दुरुस्त दुरुस्त। फिर वो जब आप लॉगिन कर रहे होंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि आप अपनी ऐप खोलें और वहां पे अपने आप को पिन डालें या जो भी डालें, ठीक है। फिर आप बहुत अपने कुछ। मोबाइल में खोल के अपने आप को वहां पे पिन करेंगे, ओके करेंगे, वो मैसेज भेजेगा आपके सेंट्रल उस सिस्टम को, लैपटॉप पे जी और जी वो कहेगा कि भाई बंदे ने ऑथेंटिकेट कर लिया है, ऑथेंटिकेट कर लिया है। बिल्कुल दुरुस्त, मेहरबानी अहमद भाई जी आप। ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल ऐप, वेरिफिकेशन। ओके, अब आ रही है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स, ठीक है। अब ये पोर्टल में जब आप जाते हैं तो आपको नजर आता है कि क्या क्या सेटिंग्स है। अकाउंट लॉकआउट कर लो, ब्लॉक कर लो, अलर्ट कर लो, नोटिफिकेशन कर लो, ओवर टॉकिंग कर लो, फोन कॉल कर लो, ब्लॉक कर लो, ठीक है। ऑफ कोर्स अब इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आ रही है कि लॉकआउट का क्या मतलब होता है, कि भाई अगर आपने इतनी दफ़ा लॉग इन करने की कोशिश करी है और आप नहीं कर पा रहे, तो आपको वो लॉकआउट कर दे, ठीक है। तो कुछ मिनट बाद, जैसे उन्होंने डाला हुआ है 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो आपको ब्लॉक कर देगा, कुछ देर बाद आपको दोबारा इजाज़त दे देगा कि भाई आप अनब्लॉक हो गए हो। ये अकाउंट लॉकआउट है। ब्लॉक एंड अनब्लॉक यूजर्स कर सकते हो, फ्रॉड अलर्ट्स कर सकते हो, नोटिफिकेशंस कर सकते हो, टोकन्स भेज सकते हो, ट्रस्टेड आईपी से आप कर सकते हो। मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप अपनी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर कर सकते हो सेटिंग्स में। इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ पे? यूजर ग्रुप यूजर ग्रुप एप्लीकेशंस। हाँ ओके, एक मिनट, मैं ये एक चीज जो सब जहन में रखें, हम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे, आइडेंटिटी भी अज्योर आईडी प्रोटेक्शन। हमने इसमें पढ़ा कि 2 तरह के बड़े रिस्क होते हैं, एक यूजर रिस्क होता है और एक साइन इन रिस्क होता है। ये दोनों रिस्क किस चीज से एसोसिएटेड है? यूजर से, ठीक है।
यूजर को कंट्रोल करने के कितने रूल्स होते हैं इजाज? सॉरी, दोबारा पूछ यार, मैं लिख रहा था। हाँ, क्या बोला? यूजर यूजर को कंट्रोल। कंट्रोल करने के आरबैक, रिसोर्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आरबैक, आपके पास कौन सा राइट होना चाहिए यूजर को मैनेज करने के लिए? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। गुड। इसके अलावा इसके अलावा आप सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, मगर वो उसको उसके अंदर आप डिलीट नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते। गुड। और और भी है, सिक्योरिटी ऑपरेटर भी है। सिक्योरिटी ऑपरेटर भी है। और मगर उसके अंदर आप रिपोर्ट नहीं दे सकते, और आप यूजर को चेंज नहीं कर सकते, और रिपोर्ट नहीं दे सकते। यस। दो चीजें होती थी इस तरह, है ना? तला अकबर भी है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था। 4 रोल हैं, सब लिख लें एटलीस्ट, या जहन में रख लें। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरा एक्सेस होता है, वो यूजर्स को डिलीट कर सकता है, यूजर्स को रीसेट कर सकता है उनके पासवर्ड। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो मैक्सिमम रोल होता है सिक्योरिटी के अंदर, वो एक्सेस कर सकता है लेकिन वो यूजर्स के पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरा लेवल आता है सिक्योरिटी ऑपरेटर का। वो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स पढ़ सकता है लेकिन वो पॉलिसी नहीं बना सकता और वो पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता। चौथा होता है सिक्योरिटी रिपोर्टर, जो सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड रिपोर्ट्स को पढ़ सकता है। आसिफ भाई कौन से 4 बताए मैंने? जी भैया, कौन से 4 मैंने बताए? एक तो सर ग्लोबल एडमिन का आपने बताया, ठीक है। ठीक है, और दूसरा आपने बताया है कि जो सिक्योरिटी एडमिन है। सिक्योरिटी एडमिन, बिल्कुल। तीसरा सिक्योरिटी ऑपरेटर है और चौथा सिक्योरिटी रिपोर्टर है। सर ये एक मिनट दिख रहा था, मैं फिर दोबारा। सिक्योरिटी रीडर। रीडर, हाँ रीडर, सिक्योरिटी रीडर। सिक्योरिटी रीडर का आपने क्या फंक्शन बताया? ही कैन एक्सेस, वो सारी ठीक है। सिर्फ रिपोर्ट्स को व्यू कर सकता है। सिक्योरिटी खाली रीडर च- खाली सिक्योरिटी आइडेंटिटी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकता है। ओके। और सेकंड वाले का, सिक्योरिटी एडमिन का? सिक्योरिटी एडमिन जो है उसके वो मतलब के वो सब कुछ कर सकता है सिवाय यूजर्स के पासवर्ड को रीसेट करने के। He can create policies, he can delete policies, he can view reports, but he cannot change, reset users passwords. पहला ग्लोबल है, दूसरा सिक्योरिटी एडमिन, तीसरा सिक्योरिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर, और चौथा रीडर। चौथा सिक्योरिटी रीडर। ये 4 रोल हैं। सिक्योरिटी ऑपरेटर का रोल जरा लिखवा दीजिएगा। क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी ऑपरेटर सर? ये क्या सिक्योरिटी नहीं? ऑपरेटर जो होता है वो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स को पढ़ सकता है, ठीक है। वो पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता जी, ठीक है। वो पॉलिसीज पढ़ सकता है लेकिन पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकता और वो पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकता। और जो सिक्योरिटी रीडर होता है वो खाली रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, वो पॉलिसीज को नहीं देख सकता। और ग्लोबल का जरा बताइएगा। ग्लोबल एडमिन और ग्लोबल चीज कर सकते हैं। एडमिन जो है ना वो हर बादशाह है, सब कुछ कर कर सकता है, सब कुछ कर सकता फुल एक्सेस। ठीक है, तो ये था उससे, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे याद कहाँ से आया, क्योंकि वो कह रहा था इनेबल एमएफए फॉर ग्लोबल एडमिन। जाहिर सी बात है आप एमएफए ग्लोबल एडमिन के ऊपर भी चला सकते हैं, तो वो ये बता रहा है। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं रिकैप कर रहा हूँ।
हमने आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पढ़ा, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के रिस्क पढ़े, दो तरीके के रिस्क होते हैं, यूजर होता है और साइन इन होता है। यूजर रिस्क में हमने पढ़ा कि उसके अगर क्रेडेंशियल्स लीक हो जाएं तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऑप्शंस होते हैं कि उनको रीसेट कर सके, उनको कॉम्प्रोमाइज उस पर कर ले या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवा ले या चेंज करवा ले, एक्सेट्रा। साइन इन के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड लेजिट होता है, लेकिन आप दूसरी चीजें देखते हैं कि ये आईपी कहाँ से, लोकेशन कहाँ से, डिवाइस कौन सा है, मेलवेयर तो नहीं है, एक्सेट्रा, ये सारे वो जो पढ़ते हैं। एमएफए क्या होता है? मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अज्योर 4 तरीके से मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन करता है, फोन कॉल, टेस्ट कॉल, मोबाइल ऐप या टोकन, OAuth टोकन से, ठीक है, 4 तरीके से करता है। एमएफए होता क्या है? समथिंग यू नो, जैसे पासवर्ड, समथिंग यू हैव, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन, या समथिंग यू आर, जैसा आपके बायोमेट्रिक, ठीक है। ये सब करके अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल एक्सेस की, जिसकी हमने थोड़ी सी टच किया था जब हमने शुरू किया था, ठीक है, ओके। बाकी तो ये सारा इनका एक कहानी है, उसको आप छोड़ दें। ऑफ कोर्स जो लोग CCNP स्पेशली अभी हमने पढ़ा था कि हमें पता है कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और फॉरवर्ड प्लेन जो होता है वो क्या होता है, हर उसका कोई सच कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो नमाज के लिए सर ब्रेक हो सकती है? आप बिल्कुल हो सकती है सर, आप ब्रेक कर लें। ना कोई और अपनी कोई हाफ वाली भेज दे। चलो वेलकम बैक। हम कंडीशनल एक्सेस की बात कर रहे थे। तो कंडीशनल एक्सेस में देखो आपने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स हैं। अगेन अब आपके पास यहाँ पे जो मैं उससे बात कर रहा था कि आपके पास 3 ऑप्शन है, अलाउ, MFA, ब्लॉक। आप अलाउ करते हो, आप सीधा अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डेटा में चले जाते हो। आप कंडीशन आपने लगाई है कि नहीं पहले MFA करो, और MFA यहाँ पे इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपने कहा है कि उसकी IP या उसकी लोकेशन या जो भी है उसका डिवाइस की वजह से, या आपने कोई और IP प्रोटेक्शन साइन इन की वजह से आपने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज है। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज आर एनफोर्स्ड आफ्टर द फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैज बीन कंप्लीट। देखो फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। MFA is 2-factor authentication. MFA second level पे आता है। Conditional access is not intended as an organization first line of defense for scenarios like DDoS attacks, but can use signals from this. कहने का मकसद वो ये कह रहा है कि क्या आप DDoS अटैक को कंडीशनल एक्सेस से मिटिगेट कर सकते हो? तो सवाल है नहीं। DDoS का जो अटैक होता है जिसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं उसको नहीं रोकता वो, ठीक है, वो आपके रिसोर्सेज पे आता है। वो DDoS को आप नेटवर्क लेवल पे रोकते हो, ठीक है। जो वो बात कर रहा था अकबर ने जो सवाल पूछा था कि आप डोमेन पे आने से पहले अगर किसी चीज को रोकना चाहो, चाहे एज अ सर्विस या चाहे एज अ DDoS, तो आप रोक सकते हो। लेकिन एक दफा आप आ गए हो तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। हाउ टू कॉन्फ़िगर कंडीशनल एक्सेस कंडीशन? सिंपल है, ये यूजर है जिसके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एक रेड यूजर, एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, एक अपना मोबाइल है, और एक कंपनी का मोबाइल है, एक अपना मोबाइल है। जब वो आई तो उसने चेक किया कि भाई ये कौन सा यूजर है, कौन सा ग्रुप है, क्लाउड एप्लीकेशन है, डिवाइस स्टेट क्या है, लोकेशन क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन क्या है, साइन इन रिस्क क्या है। इन चीज़ों पे उसने गेज किया और फिर उसने किया कि क्या मैं इसको अलाउ करूं, क्या मैं उसको मल्टीफैक्टर के थ्रू लेके जाऊं, या मैं उसको ब्लॉक एक्सेस करूं। ये हैं वो 6 कैटेगरीज जिसपे अज्योर वाले कंडीशन अप्लाई करते हैं, इन 6 के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। लेकिन बाकी तो आपको समझ में आ गया कि कंडीशनल एक्सेस है क्या। विद एक्सेस कंट्रोल यू कैन आइदर ब्लॉक एक्सेस ऑल टुगेदर, ग्रांट एक्सेस विद मोर रिक्वायरमेंट। MFA चाहिए हो सकता है, ग्रांट एक्सेस टू ट्रस्टेड डिवाइसेस, मतलब घूम फिर के वही बातें कर रहे हैं जो हम काफी डिटेल में कर चुके हैं। किसी को अगर कोई यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। Conditional access is capability of Azure AD with Azure AD premium license. आपको प्रीमियम लाइसेंस चाहिए होता है कंडीशनल एक्सेस के लिए, ठीक है, ओके। अब हम आखिरी टॉपिक जो
इस मॉड्यूल का है। ये लाइसेंस है वो प्रीमियम लाइसेंस जो तुम बात कर रहे थे, सॉरी वो मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, वो P1 चलेगा ना प्रीमियम लाइसेंस में? या P2 P2 चाहिए होगा? P2 P1 P2 दोनों ही चलेंगे ना? ना ठीक, ना P1 में आप सिर्फ देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। हाँ तो 2 चाहिए होगा ना? 2 चाहिए होगा। नहीं सर, मेरे सर। ख्याल से जो इंट्रूजन और दोनों जो ऑप्शन है ना सिर्फ इंट्रूजन डिटेक्शन की, वो P2 में आती है। सर ये वो खुला हुआ P2 के लिए सिर्फ वही चाहिए जो आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन होती है, जिसमें इंट्रूजन डिस्ट्रक्शन होती है और इंट्रूजन जो सर। प्रिवेंटेशन होती है। सर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हाँ ये यूजर रिस्क पॉलिसीज, यूजर IDP, नो सिर्फ यस। साइन इन रिस्क पॉलिसीज, नो खाली यस। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, नो यस। रिस्की यूजर्स की आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, रिस्की साइन इन की लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है रिपोर्ट्स में। ठीक है सर आसिम भाई? जी बिल्कुल सर, सही है। P2 ओके जी P2 सर, नया वही है ना कि बस पैसे बनाने का तरीका है, बस P1 तो फिर हाँ कुछ भी एग्जैक्टली, नहीं है। यस एग्जैक्टली। ओके, एक्सेस रिव्यूज क्या है? किसी को कोई अंदाजा है? तला एक अकबर। एक्सेस रिव्यूज एज एन हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर वो चेक कर सकता है कि उसने जो एक्सेस दिए हुए हैं उसका कैसा यूज हो रहा है। फॉर Good. एग्जांपल अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मैंने इसको यूजर को एक्सेस दिए हुए हैं, तो वो कैसा साइन इन बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसने कुछ अनआइडेंटिफाइड बिहेवियर है या कुछ है, अगर मेरे को कोई हाईलाइट होगा तो मैं उनको या तो इंटीमेट करूंगा या तो उनके सेशंस रिवोक कर दूंगा या तो पासवर्ड रीसेट कर दूंगा। तो मैं एक रिपोर्ट एक पोर्टल पे मैं सारे अपने यूजर्स के एक रिव्यूज देख सकता हूँ कि भाई क्या कैसे यूज कर रहे हैं उसको। ओके गुड। अकबर, इससे कोई डिफरेंट है या यही है? नहीं यही है, सही बताऊं। इसमें कोई ऐड? नहीं हमें बस यही किस- चीजें हैं कि एक्सेस जो एक्सेस है अकॉर्डिंगली लोगों को वही एक्सेस करे। कोई मतलब जो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए उस चीज का एक्सेस नहीं मिल गया लोगों को। ओके ओके, हमें क्यों चाहिए एक्सेस रिव्यूज? क्यों चाहिए? क्योंकि जितने कम लोगों के पास होगा और हम एक्सेस रिव्यू करते रहेंगे, जितने कम लोग हमें जितनी चीजें अप टू डेट रहेंगी उतना ज्यादा अच्छा है। तो अगर फॉर्चर को यूज नहीं कर रहा है, यूजर चला गया है या फिर वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो हम उसका एक्सेस खत्म कर दें तो उससे सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा अच्छी रहेगी। गुड। एक्सेस रिव्यूज आपके पास यूजर्स आप हमेशा बनाते रहे हो, मैंने भी यूजर्स बनाया है। अब एक्सेस रिव्यूज की कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे तो आप चाहो कि मैं सब पे लगा दूं एक्सेस रिव्यूज, आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सेस रिव्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका कोई नया एम्प्लॉय लॉगिन करता है और आप उसको देखना चाहते हो कि भाई इसके पास सही एक्सेस है अपनी चीजें करने का। फॉर एग्जांपल मैं तला कंपनी में लॉगिन करता है, आज ज्वाइन करता है, अब तला को डिफरेंट चीजें एक्सेस करनी पड़ेंगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर एज अ पॉलिसी क्या करते हैं कि उसका यूजर बना के उसको एक्सेस रिव्यूज में डाल देते हैं। फिर वो देखते हैं कि भाई तला क्या क्या चीजें एक्सेस कर रहा है। जब तला को फर्स्ट को कोई चीज एप्लीकेशन एक्सेस करनी है लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो वो फोन करता है या टिकट भेजता है IT को कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा। तो उनके लिए बहुत आसानी है देखना कि तला के पास क्या एक्सेस है और वो क्या करना चाह रहा है और उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। दूसरी जगह मैं भी इसी प्रोसीजर से गुजर रहा हूँ। आप इसी प्रोसेस एग्जैक्टली बिल्कुल, ये नए यूजर के साथ सब करते हैं, ये आजकल इंडस्ट्री पॉलिसी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। दूसरा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कि आपको लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस मिलता है ना, लीस्ट। लेकिन अब एक बंदा नया है और अब वो आपको किस पे काम करना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि आप स्विच पे लॉगिन कर सकते हैं और राउटर पे लॉगिन नहीं कर सकते या फायरवॉल पे लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लीस्ट दिया स्विच पे, लेकिन बाद दफा ये भी हो जाता है कि यार कोर स्विचेस पे नहीं दो, खाली एक्सेस स्विचेस पे दो। बाद दफा ये डिटेल आपके पास नहीं होती उस वक्त, तो फिर आप जब कोर स्विच पे एक्सेस करना चाह रहे होते हो तो वो कहता है नहीं सॉरी आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सेस इतना है।
तो जब अगर उन्होंने एक्सेस रिव्यू पे डाला होता है तो वो आसानी से देख सकते हैं कि यार ये बंदे को हमने क्या दिया था, इसका रोल क्या था और ये क्या क्या कर रहा है। एक्सेस रिव्यूज आपको हेल्प करते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रिविलेज्ड रोल्स हों। यहाँ पे नॉर्मल यूजर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रीब्यूटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हैवी ड्यूटी रोल जहाँ पे हो। क्योंकि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000-2000 की लोग हैं तो वहां पे आप 5 से ज्यादा या 6 से ज्यादा लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं देते हो। लेकिन वो जो 6 एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कह रहे हो? 6 लोगों 6 बोलते हैं। 6 मतलब प्रैक्टिस है ना, ये तो एक हाँ। प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। आप नहीं देते हो कि यार मैं नहीं देना चाहता, लेकिन जिनको दिया है उस पर कानून की कड़ी नजर होती है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी दफा आपके सिंगल साइन ऑन हम कहते हैं ना, सिंगल साइन ऑन, जैसे मैंने मेरी एक्टिव डायरेक्टरी में मेरा अकाउंट है, मैं उस अकाउंट से अपने सारे मतलब दूसरी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन फर्ज करो मेरी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ नहीं कनेक्टेड है। उस एप्लीकेशन को जैसे आसिम भाई कह रहे हैं, मिराकी का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो अलग बनता है, ठीक है। अब कल आसिम भाई जब छोड़ के जाएंगे कंपनी, तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा यार मैंने एक्टिव डायरेक्टरी से तो खत्म कर दिया है उनका एक्सेस। अच्छा भाई हो गया, लेकिन किसी ने जाके चेक किया कि मिराकी में जो उनका बना हुआ था वो भी खत्म हुआ है या नहीं। पता चला आसिम भाई तो चलेगा लेकिन मिराकी पे अभी तक उनका एक्सेस है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एक्सेस रिव्यूज होते हैं वो खाली एक्टिव डायरेक्टरी की बात नहीं है, वो दूसरी एप्लीकेशन भी एक करती है अगर वो उसके अंदर ये फिजिबिलिटी हो। दूसरा, आप कोई नया ग्रुप बना रहे हो या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन एक्सेस कर, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग होती है ना कि इस साल मतलब क्या क्या कहाँ कितना कमाया, कितना बचाया, क्या प्रॉफिट्स आए या कितने लॉसेस हुए, कोई कोर्ट केसेस तो नहीं चल रहे, सेक्टर वगैरह क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है। इसका एक्सेस भले आप एडमिनिस्ट्रेटर ना हो लेकिन एज ए यूजर हो सकता है आपके पास हो। तो अगर कल आप कंपनी छोड़ के चले जाओगे तो क्या ये एक्सेस भी आप लेके जाओगे? मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कि आपके एक्सेस रिव्यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे सेंसिटिविटी ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका, ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेस रिव्यूज में एक पॉलिसी होती है हमारी, ब्रेक ग्लास। नाम सुना है किसी ने ब्रेक ग्लास? यस, फ्रंट डोर पे होती है ना ये। क्या होती है? फ्रंट डोर क्या कहलाती है ना, फ्रंट डोर ब्रेक ग्लास पॉलिसी। क्या मतलब, समझा ना? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जहाँ पे आप स्टार्ट हो रहा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह कुछ है ना ये। ना ना, ब्रेक ग्लास नहीं वो। ये ऐसा कुछ है अहमद भाई जो मतलब पूरा नेटवर्क अगर लॉक हो गया है तो एक बंदा कोई ऐसा है जो नेटवर्क के बाहर है या उसके पास कुछ ऐसी एक्सेस है कि वो वापस से एक्सेस ले सके? आपने ये, तुम सही कह रहे हो तला, बिल्कुल। ये यूके में नवे तो इजाज याद है, वो ट्रेनों में उन्होंने दिया हुआ होता है ब्रेक ग्लास, इमरजेंसी। हाँ, वो हाँ, मैं इमरजेंसी वही कहने एग्जिट। वाला था। बसों में रखा हुआ था ना एक हथौड़ा, जिसको अगर Yes. कोई इमरजेंसी हो जाए, बस में आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप हाँ, उसको ग्लास तोड़ के जो है बाहर निकल जाए। तो बाहर निकल जाए। एक तरह का टूल रखा हुआ होता है। छोटी सी हथौड़ी टाइप का, Yes. बिल्कुल कोना यानी होता है कि उसका। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो ये आपके पास आखिरी होता है। ये आपके पास आखिरी उसका हरबा होता है। तो ये एक ब्रेक ग्लास एक्सेस में हम ब्रेक ग्लास और इमरजेंसी एक्सेस को भी करते हैं, ठीक है। शहजाद भाई, शायद भी खाना खाने चले गए। नहीं जावेद भाई तो इधर ही है। हाँ, ये देखा, शहजाद फोन भाई, कर ना। आपको एक्सेस रिव्यू से क्या समझ में आया? शहजाद भाई, आपने जावेद भाई कहा है? नहीं, शहजाद भाई बोला है। अच्छा, मेरे सुनने में बस क्या है, ठीक। जी अनिल भाई, अभी आप बता रहे थे कि जब हमारे पास कोई भी
चीज़ ना बचे तो हम लोग फिर ब्रेक ग्लास का फीचर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मिसाल आपने दी कि बसेस के अंदर या ट्रेन के अंदर जो इमरजेंसी एग्जिट गेट होता है उसकी मिसाल दी आपने। हाँ सर, वो तो इमरजेंसी ब्रेक ग्लास की है, लेकिन अज्योर एक्सेस रिव्यूज क्या हैं? यानी कि जो जो यूजर एक्सेस करते हैं उनको देखना, उनको वॉच करना। यस, कड़ी नजर उस पर रखना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक बंदा एक कंपनी से दूसरी छोड़ के चला गया, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो उसका एक्सेस बाज दफा ऐसा होता है कि बंदा कंपनी छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसको कंसल्टेशन बेसिस पे रख लेते हैं कि नहीं अभी ये बंदा किसी को ट्रेन कर रहा है, ठीक है, सही, बंदा बिल्कुल छोड़ के सही। चला गया है लेकिन वो किसी को ट्रेन कर रहा है, तो ट्रेन करने के लिए उसको एक्सेस तो चाहिए होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आपके पास एक स्पेशल आपने लिस्ट बना ली है कि यार इनके ऊपर मैंने थोड़ी नजर रखनी है, इन अकाउंट्स के ऊपर, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। ये हैं आपके एक्सेस रिव्यूज। जी ओके, यहाँ पे वो ये मतलब सिंपल वो आपको लैब दे रहा है, 3-4 लैब्स हैं ये, तो वो आप कर लें। उसके बाद में बात करते हैं। अब आ जाए, कितने सवाल हैं? 1 2 3 4 5 6। पहला नवेद, दूसरा तलहा, तीसरा अकबर, चौथा आसिम भाई, फिर आगे को बताता हूँ मैं।